Okay, yes, first of all, very good morning. In the last of our classes, we have revised PGBP, cutoff, clubbing, and other sources. अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग सैलरी हेड से। सैलरी हेड से हम रिवाइज करेंगे। सेक्शन नंबर 15 इज द चार्जिंग सेक्शन। सेक्शन नंबर 15 की कंडीशन फुलफिल होगी तो ही आपका सैलरी हेड एप्लीकेबल होगा, नहीं तो सैलरी हेड एप्लीकेबल नहीं होगा। याद रखिएगा सैलरी कैसे टैक्सेबल होती है। सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू बेसिस और रिसिट बेसिस विच एवर इज अर्लियर। चाहे सैलरी ड्यू हो जाए या फिर रिसीव हो जाए, आपको टैक्स देना पड़ेगा। ड्यू हो गई बट आपको रिसीव नहीं हुई है तो भी आपको टैक्स देना है। रिसीव हो गई है, एडवांस में आपको सैलरी मिल गई है तो भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। सैलरी जनरली ड्यू कब होती है? सैलरी ड्यू होती है ऑन मंथली बेसिस। अब मंथ में कब ड्यू होती है? तो हो सकता है मंथ के एंड में ड्यू हो जाए, तो अप्रैल की सैलरी अप्रैल में ड्यू हो जाए, मार्च की सैलरी मार्च में ड्यू हो जाए। इट कैन बी लाइक दिस। या फिर ऐसा हो सकता है फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ हो। फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ में होता है अप्रैल की सैलरी से मई में ड्यू हो रही है, तो उससे प्रॉब्लम ये आती है, आप ध्यान रखिएगा। अप्रैल की सैलरी जब मई में ड्यू होगी तो मार्च की सैलरी कब ड्यू होगी? अगले साल के अप्रैल में, और उसके बाद आपको रिसीव हो रही है। तो जब भी ऐसा केस आएगा तो हम करंट ईयर का जो मार्च होता है उसकी सैलरी कंसिडर नहीं करते हैं, लेकिन जो लास्ट ईयर का मार्च होता है उसकी सैलरी हम कंसिडर करते हैं। सैलरी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होगा तो ही सैलरी हेड एप्लीकेबल होगा, नहीं तो सैलरी हेड एप्लीकेबल नहीं होगा। फिर एक बात और याद रखना, अगर पार्टनर ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म को सैलरी मिलती है तो वो पीजीबीपी में टैक्सेबल होती है, यहाँ टैक्सेबल नहीं होती। एमपी एमएलए को जो सैलरी मिलती है वो आईएफओएस के अंदर टैक्सेबल होती है। एम्प्लॉयमेंट फुल टाइम हो पार्ट टाइम हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आपको सैलरी हेड ही अप्लाई करना है। पार्ट टाइम एम्प्लॉय के लिए भी आप सैलरी हेड अप्लाई करेंगे। सैलरी मल्टीपल एम्प्लॉयर से आपको मिल सकती है, किसी से भी सैलरी मिलेगी, सैलरी हेड ही अप्लाई होने वाला है। अगर आप सैलरी सरेंडर कर देते हैं तो भी आपको टैक्स देना है, लेकिन अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट को सरेंडर करते हैं तो वो सैलरी एक्सम्प्ट रहेगी। ठीक है, सैलरी में क्या क्या चीज़ें आती है? तो काफ़ी सारी चीज़ें सेक्शन 17 के हिसाब से हम सैलरी के अंदर इंक्लूड करते हैं। ठीक है, बेसिक सैलरी ये हमेशा टैक्सेबल होती है। बोनस, बोनस तभी टैक्सेबल होता है जब वो रिसीव हो जाए। कमीशन, किसी भी टाइप का कमीशन हो वो हमेशा टैक्सेबल होगा। वेजेस, वेजेस वेजेस ऑलवेज टैक्सेबल होगी। हाँ, एडवांस सैलरी आपको मिल गई है तो भी आपको उसके ऊपर टैक्स देना है। अलावेंसेस कुछ टैक्सेबल होते हैं, कुछ एग्जम्प्ट होते हैं, ये हम देखेंगे। ग्रेचुटी आपको ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है तो ये टैक्सेबल होती है, लेकिन रिटायरमेंट के टाइम पे मिलती है तो देर आर सर्टेन एग्जम्पशंस। लीव सैलरी भी ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है तो ये टैक्सेबल होती है, रिटायरमेंट के टाइम पर मिलती है तो देर आर सर्टेन एग्जम्पशंस। फिर आखिरी में हम थोड़ा पीएफ वगैरह का, पेंशन का, सुपर एन्युएशन फंड का, एनपीएस का ट्रीटमेंट देखेंगे। अरियर्स ऑफ सैलरीज मिली है, मतलब कुछ सैलरीज ऐसी थी जो आपको पिछले सालों की सैलरी थी, वो पिछले साल ड्यू नहीं हुई थी बट आपको इस साल रिसीव हुई है। अरियर्स ऑफ सैलरी पे भी आपको टैक्स देना है। परक्यूसिट्स आपको कंसिडर करने पड़ेंगे। परक्यूसिट्स आर दी नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स, इसकी मॉनेटरी वैल्यू निकाल के हम सैलरी में ऐड करने वाले हैं। प्रॉफिट इन लीव ऑफ सैलरी 17(3) में दे रखा है, इसके ऊपर भी आपको टैक्स देना पड़ सकता है। सेक्शन 10 की बहुत सारी एग्जम्पशन सैलरी हेड के ऊपर एप्लीकेबल होती है, वो हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं अलावेंसेस की। तो अलावेंसेस के अंदर मैंने आपको इस तरीके से बताया था कि अपन 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक करते हैं फुल्ली एग्जम्प्ट अलावेंस, जो सेक्शन 10 क्लॉज 14 सब क्लॉज 1 में दे रखे हैं। एंड ये हाउ आर यू सीबीडीटी वाले थे। एच फॉर हेल्पर अलावेंस, आर फॉर रिसर्च अलावेंस, यू फॉर यूनिफॉर्म अलावेंस, सी फॉर कन्वेंस अलावेंस, डी फॉर डेली अलावेंस एंड टी फॉर ट्रेवलिंग अलावेंस। ये सारे अलावेंस सभी एग्जम्प्ट होते हैं, जब आप उसको यूटिलाइज कर लो, खर्च कर लो, बचा लोगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, फिर इसके बाद पार्टली एग्जाम्ड अलावेंस थे। पार्टली एग्जाम्ड अलावेंस में चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस 100 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए एग्जाम्ड होता है। हॉस्टल अलावेंस 300 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड, दो बच्चों तक के लिए एग्जाम्ट होता है। यूनिफॉर्म अलावेंस 800 रुपये पर मंथ तक एग्जाम्ट है। ट्राइबल एरिया अलावेंस 200 रुपये पर मंथ तक एग्जाम्ट है। ट्रांसपोर्ट अलावेंस ब्लाइंड डेफ डम हैंडीकैप लोगों के लिए एग्जाम्ट होता है, एंड वो भी 3200 रुपये पर मंथ तक एग्जाम्ट होता है। इसके बाद अगर अपन बात करते हैं अलावेंसेस टू ट्रांसपोर्ट कंपनी के एम्प्लॉइज, अगर ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉइज है उनको अलावेंसेस मिल रहे हैं, तो उनको जो भी अलावेंसेस मिल रहे हैं उसका 70% ऑफ दी अलावेंस और 10,000 पर मंथ विच एवर इज लोअर जो होगा उतनी एग्जाम्ट रहेगी। तो ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ के लिए जितने भी उनको अलावेंस मिल रहे हैं उसका 70% ऑफ दी अलावेंस या फिर 10,000 पर मंथ विच एवर इज लोअर आपका एग्जाम्ट रहने वाला है। फिर बात करते हैं हाउस रेंट अलावेंस की। तो हाउस रेंट अलावेंस मैंने आपको बोला था सबसे पहले जितना आपको मिलता है एक्चुअल रिसीव वो लिख लो, उसमें से लेस कर देना लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, क्योंकि वो एग्जाम्प्ट होता है। इसके लिए सेक्शन 10(13)(a) एप्लीकेबल होता है। इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला हाउस रेंट अलावेंस का
लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्प्ट, 40% या 50% ऑफ सैलरी, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, और एचआरए एक्चुअली रिसीव्ड, इन तीनों में से जो भी कम होगा उतना एग्जाम्प्ट होगा। सैलरी का मतलब क्या होगा? सैलरी का मतलब यहाँ पर होगा बेसिक सैलरी प्लस कंडीशनल डीएनएस अलाउंस प्लस परसेंटेज फिक्स कमीशन ऑन टर्नओवर। एक बात याद रखना, कोई रेंट पे नहीं किया है तो कोई एग्जम्पशन वगैरह मिलने वाली नहीं है। इफ नो रेंट इज पेड देन नो एग्जम्पशन। ठीक है। फिर है ना बच्चों, यहाँ पर अपन देखते हैं कुछ रिटायरमेंट बेनिफिट्स का कैलकुलेशन कैसे होता है। जैसे पेंशन है बच्चों, पेंशन का ट्रीटमेंट क्या करना है, तो याद रखिएगा पेंशन दो टाइप की होती है, एक तो होती है अनकम्यूटेड पेंशन और एक होती है कम्यूटेड पेंशन। अगर अपन बात करते हैं अनकम्यूटेड पेंशन की, तो कोई भी हो उसके लिए वो टैक्सेबल होगी, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। अनकम्यूटेड पेंशन सबके लिए टैक्सेबल होती है। कम्यूटेड पेंशन की बात करते हैं तो अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलती है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए क्या रहेगी, एग्जम्प्ट। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलती है तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए दो बातें होगी, क्या उसे ग्रेचुटी मिली थी, क्या उसे ग्रेचुटी नहीं। अगर उसे ग्रेचुटी मिली थी तो उस केस में एग्जम्पशन रहेगी, कितना, 1/3 ऑफ द फुल पेंशन। याद रखिएगा जो पूरी पेंशन है वो एग्जम्प्ट रहेगी, अगर ग्रेचुटी नहीं मिली तो 1/2 ऑफ फुल पेंशन जो है वो एग्जम्प्ट रहती है। इसके बाद अगर अपन बात करते हैं ग्रेचुटी की, तो ग्रेचुटी अगर ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट मिलती है, ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट, तो सबके लिए टैक्सेबल होती है। लेकिन अगर ड्यूरिंग रिटायरमेंट मिलती है, तो रिटायरमेंट के टाइम पे ग्रेचुटी की दो बातें हमने आपको कही थी ना। रिटायरमेंट के टाइम पे ग्रेचुटी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए है तो वो पूरी की पूरी क्या रहेगी आपकी, एग्जम्प्ट है। और रिटायरमेंट के टाइम पे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए है तो दो बातें होगी, क्या वो फोगा से कवर्ड है, क्या वो फोगा से कवर्ड नहीं है, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट एप्लीकेबल होता है या पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है। अगर पोगा एप्लीकेबल होता है, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट एप्लीकेबल होता है, तो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग एग्जम्प्ट होता है। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जम्प्ट। तो वहां पर हमारी तीन चार चीजें हम देखते हैं। सबसे फर्स्ट तो जितना मिला है उतना, दूसरा लिमिट कितनी है 20 लाख की, और तीसरा आपको ये याद रखना होता है जब पोगा से कवर्ड होता है तो हम वहां देखते हैं 15 डेज लास्ट ड्रॉन सैलरी। 15 डेज लास्ट ड्रॉन सैलरी मतलब हम लास्ट ड्रॉन सैलरी जो होती है उस व्यक्ति की, उसको मंथली जो सैलरी होती है उसको अपन 15 डेज में कन्वर्ट करते हैं, इनटू करते हैं राउंडेड ईयर ऑफ सर्विस। ठीक है। इन तीनों में से जो भी कम होता है वो एग्जम्प्ट होता है। याद रखिएगा लास्ट ड्रॉन सैलरी लेना पड़ेगी। सैलरी का मतलब यहाँ पे बेसिक सैलरी प्लस डीए होता है, पोगा से जब कवर्ड होता है तो। और 15 दिन की सैलरी, आप मंथली सैलरी दे रखी होती है आपको, 15 दिन की सैलरी निकालनी तो इंटू 15 डिवाइडेड बाय आपको करना होता है 26। पोगा से कवर्ड नहीं है तो क्या करते हैं, पोगा से कवर्ड नहीं है तो एक्चुअल रिसीव्ड या फिर 20 लाख। अब यहाँ हम 15 डेज एवरेज सैलरी देखते हैं, इनटू करते हैं कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, 2 साल कंप्लीट हो गया उससे मल्टीप्लाई हम करते हैं। 15 डेज की हमें एवरेज सैलरी यहाँ पर लेनी होती है, तो इसका मतलब ये है कि हम क्या करेंगे, जिस महीने रिटायर हुआ उसको छोड़ दो, उसके लास्ट 10 मंथ्स का क्या लेंगे, एवरेज लेंगे। लास्ट 10 मंथ्स का हम एवरेज लेने के बाद, लास्ट 10 मंथ्स का हम एवरेज लेने के बाद उसका एक मंथ का सैलरी आ जाएगा। एक मंथ की सैलरी को अपन को 15 दिन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इंटू 15 डिवाइड बाय 30 करेंगे, क्योंकि यहाँ पोगा से कवर्ड नहीं है। यहाँ सैलरी का मतलब होगा वो एचआरए वाली सैलरी, बेसिक सैलरी प्लस कंडीशनल डीएनएस अलाउंस प्लस परसेंटेज फिक्स कमीशन ऑन टर्नओवर। ठीक है। इसके बाद ये पोगा से कवर्ड नहीं है तो मैंने आपको बताया। एक बात और ध्यान रखना बच्चों, अगर मान लो कि ग्रेचुटी पहले कभी सालों में मिल चुकी है और आप कुछ ग्रेचुटी एग्जम्प्ट करा चुके हैं, तो 20 लाख की लिमिट उस अमाउंट से कम हो जाएगी जितने अमाउंट से आपने ग्रेचुटी ऑलरेडी एग्जम्प्ट करवा रखी है। फिर बात करते हैं लीव सैलरी की। अगर किसी इंसान को लीव सैलरी मिलती है तो लीव सैलरी क्या होगा, ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट मिलेगी तो वो सबके लिए टैक्सेबल होगी। अगर रिटायरमेंट के टाइम पर मिलेगी तो फिर दो बातें होगी, रिटायरमेंट के टाइम पे मिलती है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलेगी तो पूरी की पूरी एग्जम्प्ट है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलेगी तो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग एग्जम्प्ट होगा, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग एग्जम्प्ट होगा। एक, एक्चुअल रिसीव्ड, दूसरा 25 लाख, तीसरा 10 इंटू एवरेज मंथली सैलरी, 10 इंटू एवरेज मंथली सैलरी। इसमें एवरेज लेना पड़ेगा लास्ट 10 मंथ्स का, और कैसे लेना है, जिस दिन रिटायर हुआ उससे एक दिन पहले पहले से इमीडिएट 10 मंथ्स का एवरेज लेना होता है। और फिर हम करते हैं बैलेंस लीव पीरियड इंटू एवरेज मंथली सैलरी। बैलेंस लीव पीरियड कैसे निकालते हैं, बैलेंस लीव पीरियड निकालने के लिए मैंने आपको कहा था कि सबसे पहले आप टोटल लीव्स पता कर लीजिए, उसमें से लीव अवेल्ड माइनस कर। टोटल लीव कैसे कैलकुलेट करेंगे, साल में जितनी लीव्स मिलती है वो
साल में नंबर ऑफ लीव्स इनटू करेंगे कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। याद रखिएगा नंबर ऑफ लीव्स इन अ ईयर अगर 30 से ज़्यादा है तो इसको 30 पर रेस्ट्रिक्ट आप लोगों को रखना है। फिर अपन बात करते हैं स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। एसपीएफ में क्या होता है? तो ये जो प्रोविडेंट फंड है इसके अंदर एक एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होता है, एक एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन होता है, एक उसका इंटरेस्ट होता है और उसका विड्रॉल होता है। तो देखो फंड के अंदर जब एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जाता है और वो एसपीएफ पे जाता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए एप्लीकेबल होता है, तो ये फंड के अंदर जाएगा, तो ये कम्प्लीटली एग्जम्प्ट है। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, देखो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन सैलरी कैसे हो सकता है? एम्प्लॉय खुद की इनकम में तो नहीं जोड़ सकते, तो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन बेसिकली वो अपनी सैलरी में से ही क्या करता है? कंट्रीब्यूट। एम्प्लॉय अपनी सैलरी में से ही कंट्रीब्यूट करता है। तो उस केसेस में ऑलरेडी हम सैलरी को ऐड कर चुके होते हैं अपनी टैक्सेबल इनकम के अंदर, तो वो जुड़ा हुआ होता है, उसका कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन याद रखना सैलरी में ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, लेकिन एटीसी में उसकी डिडक्शन मिल जाती है। इंटरेस्ट जो मिलता है एसपीएफ के अंदर वो पूरा की पूरा एग्जम्प्ट होता है, और फंड से विड्रॉल भी पूरा की पूरा एग्जम्प्ट रहेगा एसपीएफ से निकाल। आरपीएफ का क्या ट्रीटमेंट होता है? तो आरपीएफ के अंदर जो ये फंड बना हुआ है, उस फंड के अंदर अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है तो वो 12% ऑफ सैलरी तक एग्जम्प्ट होता है। 12% ऑफ सैलरी तक एग्जम्प्ट होता है। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन को टैक्स करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी सैलरी में जुड़ा हुआ होता है, लेकिन उसकी एटीसी में हम डिडक्शन दे देंगे। इंटरेस्ट एग्जम्प्ट होता है, वो भी 9.5% तक। 9.5% तक आपका इंटरेस्ट एग्जम्प्ट रहेगा, ठीक है। 9.5% ऑफ सैलरी नहीं, 9.5% ऑफ द अमाउंट जिसके ऊपर आपको क्या मिला है? इंटरेस्ट। अब बात करते हैं यूआरपीएफ की। यूआरपीएफ अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। अनरिकॉग्नाइज, अच्छा एक चीज और बचे, एक चीज और है, ठीक है। आरपीएफ से आरपीएफ से विड्रॉल इन फॉलोइंग केसेस एग्जम्प्ट होता है। ये भी ध्यान रखना कि आरपीएफ से जब हम पैसा निकालेंगे तो ये एग्जम्प्ट होता है। विड्रॉल अगर डेथ या इलनेस की वजह से हुआ हो, या फिर आपकर अपने जॉब चेंज करने की वजह से पैसे निकाले हो, या फिर आपने 5 साल कंप्लीट करने के बाद पैसे निकाले हो, या फिर सामने वाले का बिजनेस ही आपने बंद कर दिया है, तो ठीक है। ये वाली पॉइंट है, ये वाला पॉइंट मैं आप लोगों को थोड़ा सा लास्ट में बताता हूँ। सैलरी सेम एस एचआरए, मतलब 12% ऑफ सैलरी करना पड़ेगा। तो 12% ऑफ सैलरी करना पड़ेगा, तो वहाँ पर एचआरए वाली सैलरी ले लेंगे, बेसिक सैलरी प्लस कंडीशनल डीएनएस अलाउंस प्लस परसेंटेज फिक्स कमीशन ऑन टर्नओवर। अ, ये अ, ये वाला पॉइंट मैं आपको तब बताऊंगा जब मैं अभी आपको वो सुपर एन्युएशन फंड एनपीएस 7.5 लाख तक एग्जाम्प्ट होता है, तब मैं ये वाली बात आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। यूआरपीएफ में क्या है? यूआरपीएफ के अंदर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एग्जाम्प्ट होता है, पूरा की पूरा एग्जाम्प्ट होता है। एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल होता है, ऑलरेडी सैलरी में जोड़ा होता है, बट याद रखना यूआरपीएफ के कंट्रीब्यूशन की डिडक्शन नहीं मिलती है। इंटरेस्ट जो है वो पूरा की पूरा एग्जम्प्ट होता है। और विड्रॉल क्या हो जाएगा यूआरपीएफ का? विड्रॉल इज टैक्सेबल। टैक्सेबल कैसे? जो जो चीजें एग्जाम थी उसको वो टैक्स कर देंगे। अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जो है वो आपका एग्जाम था तो निकालते टाइम टैक्सेबल हो जाएगा। इंटरेस्ट आपका एग्जाम था तो निकालते टाइम वो टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन याद रखना इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा, और एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन का इंटरेस्ट अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा, ठीक है। अब बात करते हैं सुपर एनुएशन फंड की। सुपर एनुएशन फंड, सुपर एनुएशन फंड के अंदर भी एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन हो सकता है। तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल होता है सुपर एनुएशन फंड का। एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी सैलरी में जुड़ा होता है, बट एटीसी में उसकी डिडक्शन दे देते हैं। इंटरेस्ट जनरली जनरली एग्जाम्प्ट होता है, इन सम केसेस इट इज टैक्सेबल, बट अभी के लिए याद रख लेते हैं जनरली टैक्सेबल है ना। विड्रॉल इज टैक्सेबल, बट सर्टेन केसेस लाइक डेथ, रिटायरमेंट, इनकैपेसिटी, वो एग्जाम्प्ट होता है। तो आप अभी इस टाइम पे सुपर एन्युएशन फंड के विड्रॉल पे ज़्यादा फोकस मत करिए, बस ये याद रखिए कि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन सुपर एन्युएशन फंड का टैक्सेबल होता है। लेकिन है ना, यहाँ पर हम एक आगे जाके एक पॉइंट पढ़ेंगे, 7.5 लाख तक एग्जाम्पशन वाला एक क्लॉज दे रखा है कि सुपर एन्युएशन फंड में जब एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है तो उसके कंट्रीब्यूशन की 7.5 लाख तक की आपको एग्जाम्पशन मिल सकती है। बट वो 7.5 लाख सिर्फ सुपर एन्युएशन फंड के नहीं होते हैं। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ प्लस एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस प्लस एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू यू एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू एसएएफ, इन तीनों की मिलाकर लिमिट कितनी है? 7.5 लाख। थी एनपीएस में क्या होता है? एनपीएस देखो, आरपीएफ में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 12% तक एग्जम्प्ट है, 12% ऑफ सैलरी तक। एनपीएस में
एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल है, और एसएएफ में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जनरली तो टैक्सेबल होता है, लेकिन 7.5 लाख वाली लिमिट एप्लीकेबल हो जाती है, तो मैं ऐसा बोल देता हूँ कि यार ये एग्जम्प्ट अप टू 7.5 लाख है। ठीक है, तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस टैक्सेबल। हाँ, अब याद रखिएगा एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल होता है, हम ऑलरेडी सैलरी में उसको जोड़ चुके होते हैं, तो उसकी डिडक्शन तो वापस जोड़ते नहीं, बट इसकी डिडक्शन मिल जाती है। अब याद रखिएगा एक सेक्शन आपको मैंने पढ़ाया था 80 सीसीडी, 80 सीसीडी 1, 80 सीसीडी 2, 80 सीसीडी 1, 80 सीसीडी 2, और एक पढ़ाया था बच्चे आपको 80 सीसीडी 1B। आपको याद है मैंने कहा था कि 80 सीसीडी 80 सीसीडी 1B के अंदर एक्स्ट्रा 50,000 तक की डिडक्शन मिलती है। तो सबसे पहले जैसे एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूट करा है, तो एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूट किया है, तो आप उसकी पहले डिडक्शन कहाँ दे दीजिए, 80 सीसीडी 1B में एक्स्ट्रा 50,000 रुपए की डिडक्शन दे दीजिए। ठीक है, फिर आप 80 सीसीडी 1 एंड 80 सीसीडी 2 में आप डिडक्शन दीजिएगा। फिर बच्चों ये एक सेक्शन था, ये सेक्शन क्या था, सेक्शन 1727 करके था। सेक्शन 1727 करके ये था कि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ प्लस एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू एसएएफ प्लस एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस, ये तीनों मिलाकर 7.5 लाख तक एग्जम्प्ट है। 7.5 लाख से ज़्यादा हुआ तो जो 7.5 लाख से ज़्यादा वाला अमाउंट है वो एज अ पर्क 1727 के अंदर टैक्सेबल होगा। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, अब बच्चों आप क्या करना है इसमें, पहले आरपीएफ को इंडिविजुअली सॉल्व कर लो, 12% तक एग्जम्प्ट है, उसके ऊपर वाला टैक्सेबल करके आपने बाहर लिख दिया होगा। एनपीएस, एनपीएस को मैंने बोला था पूरा की पूरा टैक्सेबल करे, पूरा की पूरा टैक्सेबल करे। एसएएफ के लिए याद रखना कि 7.5 लाख तक मैंने कहा था कि आप उसको एग्जम्प्ट कर सकते हैं। अब फिर क्या करना, 1727 में फॉर्मूला लगाना। 1727 का ये फॉर्मूला क्या कहता है, आरपीएफ, एनपीएस और एसएएफ ये 7.5 लाख तक एग्जम्प्ट है। तो आप क्या करना, यहाँ पर जितना आप ऑलरेडी आरपीएफ टैक्सेबल कर चुके हो उसको हटा दो, जितना आप ऑलरेडी, क्योंकि आप ऑलरेडी उसमें सैलरी में जैसे अगर 12-15% आरपीएफ है, तो आप ऑलरेडी 3% सैलरी के अंदर ऐड कर चुके होंगे, ऑलरेडी आप 3% सैलरी में ऐड कर चुके हैं, तो जितना आपने एग्जम्प्ट करा है उसको यहाँ लिखिए, एग्जम्प्ट आरपीएफ, एग्जम्प्ट एनपीएस, एग्जम्प्ट एसएफ, एफ जो आपने किए हैं वो यहाँ लिखिए। और अगर वो 7.5 लाख से ज्यादा है, अगर वो 7.5 लाख से ज्यादा है, तो 7.5 लाख से ज्यादा वाला पोर्शन भी टैक्सेबल हो जाएगा। नहीं तो एक सिंपल तरीका ये कर सकते हो बच्चों, आप दिमाग नहीं लगाना हो तो सीधा जितना भी आरपीएफ मिला, जितना भी एसएफ है, जितना भी एनपीएस है, सबका टोटल करो, 7.5 लाख से माइनस करो, 7.5 लाख से ज्यादा वाला टैक्सेबल हो जाएगा, और 7.5 लाख से ज्यादा वाला टैक्सेबल होगा तो 1727A करके आ जाएगा। 1727A करके ये कहेगा कि यार उसके ऊपर जो मिलने वाला इंटरेस्ट है, उसके ऊपर जो मिलने वाला इंटरेस्ट है, एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन पे जो मिलने वाला इंटरेस्ट है, और जो इंटरेस्ट पे मिलने वाला इंटरेस्ट है, वो भी टैक्सेबल रहेगा। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं कुछ पर्क्स की। पर्क्स के अंदर सबसे फर्स्ट मैं मेडिकल फैसिलिटी बताया था, मेडिकल फैसिलिटी इन इंडिया है और मेडिकल फैसिलिटी आउटसाइड इंडिया है। मेडिकल फैसिलिटी अगर इंडिया की बात करते हैं तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर पूरा की पूरा एग्जाम्प्ट रहेगा, अप्रूव्ड हॉस्पिटल के अंदर एग्जाम्प्ट रहेगा, एम्प्लॉयर के हॉस्पिटल में एग्जाम्प्ट रहेगा, मेडिकल प्रीमियम या हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम एग्जाम्प्ट रहेगी, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो टैक्सेबल रहेगा, अदर केसेस सारे के सारे टैक्सेबल। मेडिकल अलाउंस याद रखिएगा पूरा की पूरा टैक्सेबल है, कुछ नहीं लिखा है तो मान लेना कि नॉन गवर्नमेंट, यानी कुछ भी नहीं लिखा हो तो मान लेना कि अप्रूव्ड वगैरह नहीं है, एम्प्लॉयर हॉस्पिटल नहीं है, तो उसको पूरा की पूरा टैक्सेबल करना। आउटसाइड इंडिया के साथ क्या करेंगे, तो आउटसाइड इंडिया ट्रीटमेंट एग्जाम्प्ट रहेगा, आरबीआई लिमिट, स्टे भी 1+1 का एग्जाम्प्ट रहेगा अप टू आरबीआई लिमिट, लेकिन याद रखना ट्रैवल का खर्चा 1+1 का एग्जाम्प्ट रहेगा। एग्जाम्प्ट तभी रहेगा जब एम्प्लॉय की ग्रॉस टोटल इनकम, इसमें अमेंडमेंट हो चुका है, अब कितनी तक हो, 8 लाख तक हो, 2 लाख नहीं, कितना है, 8 लाख तक हो, तो ही एग्जाम रहेगा। फिर एग्जामेशन सिर्फ फैमिली मेंबर के लिए मिलेगी, ये बात ध्यान रखना। फैमिली मेंबर के अंदर यहाँ पे स्पाउस चिल्ड्रन तो हमेशा आएंगे ही आएंगे, लेकिन पेरेंट ब्रदर सिस्टर तभी आएंगे जब वो डिपेंडेंट है। कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को लोन दिया, दैट लोन इज नॉट टैक्सेबल, लेकिन उस पर ब्याज नहीं लिया या ब्याज कम लिया, तो जो ब्याज कम लिया दैट बिकम्स दी टैक्सेबल। अब ये ब्याज कम लिया ये कैसे पता चलेंगे, तो अगर मान लो कि मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% और नहीं लिया गया 10% ब्याज, तो 10 लाख रुपए आपका लोन दिया, 1 लाख रुपए आपके लिए क्या हो जाएंगे, टैक्सेबल। ठीक है, अब मार्केट रेट किसका लेना पड़ेगा, तो मार्केट रेट आपको एसबीआई का लेना है।
मार्केट रेट आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, और वो भी कब का लेना है, जिस दिन लोन लिया उस दिन का नहीं, 1 अप्रैल का। फिर एक बात ध्यान रखना कि यार इंटरेस्ट अगर अगर आपका लोन जो है लोन जो है वो 10 लोन जो है वो 20,000 तक का है, तो कोई भी अमाउंट टैक्सेबल नहीं होगा, पूरा की पूरा इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, जो इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया वो एग्जम्प्ट हो जाएगा। ठीक है। और फिर एक चीज़ है, मेडिकल पर्पस के लिए अगर आपने लोन लिया है तो उसको पर्क नहीं मानेंगे। ठीक है। और वो भी ध्यान रखना कि 10% रेट था मार्केट रेट और 4% चार्ज किया गया, तो जो 6% है वही टैक्सेबल होगा। देन ईसॉप की बात करते हैं। ईसॉप के अंदर मैंने आपको बताया था सस्ते दाम पे शेयर्स मिल गए, सस्ते दाम पे शेयर्स मिल गए, तो ओ, हम क्या करते हैं, जितना सस्ते दाम पे शेयर्स मिले हैं वो आपके लिए बेनिफिट है। मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइज ऑफ एन ऑप्शन माइनस एक्सरसाइज प्राइस, इन दोनों को माइनस कर दो। 2 रुपए का शेयर आपको 70 में मिल गया, दोनों का डिफरेंस निकाल लो और इसका मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर से कर। ठीक है। यूज ऑफ मूवेबल असेट्स की हम बात कर लेते हैं। यूज ऑफ मूवेबल असेट्स के अंदर अपने मोबाइल लैपटॉप्स और कंप्यूटर यूज करने दिया, मोबाइल लैपटॉप कंप्यूटर पर्क्स नहीं रहेंगे, बाकी के लिए 10% एट द रेट आपको कॉस्ट का लगाना पड़ेगा, जितने महीने यूज किया उतना अमाउंट सैलरी के अंदर ऐड कर दीजिए। रेंट पे लिया है तो एम्प्लॉयर ने जितना रेंट पे किया, जितना एम्प्लॉयर ने रेंट पे किया वो सैलरी में ऐड कर दीजिए। ट्रांसफर ऑफ असेट्स की अगर अपन बात करते हैं, ट्रांसफर ऑफ असेट्स के अंदर सस्ते दाम पे असेट्स दे दी, सस्ते दाम पे असेट दे दी तो बेनिफिट कैसे निकालेंगे। मान लो एम्प्लॉय का कोई असेट्स 1 लाख में पड़ी, 1 लाख में पड़ी और उसने 70,000 में दे दी, तो 1 लाख माइनस 70,000, और उस 1 लाख के ऊपर लगने वाला डेप्रिसिएशन वो था 5,000 रुपये, तो 1,70,000, 1 लाख में से 70 गए, 5,000 चले गए, ये आपका बेनिफिट माना जाएगा। अब आपको यहाँ पर याद रखना, लैपटॉप हो, मोबाइल फोन हो, कंप्यूटर है, सबको इस तरीके से पर्क करना है क्योंकि असेट ट्रांसफर करी है, यूज करने नहीं दी गई है। डेप्रिसिएशन कंप्लीटेड ईयर का चार्ज करना, और डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करना है, मोटर कार के ऊपर 20% डब्ल्यूडीवी, कंप्यूटर्स के ऊपर 50% डब्ल्यूडीवी और अदर असेट्स पे 10% एसएलएम। फूड फैसिलिटी के केस में मैंने आप लोगों को बताया था 3 बच्चे थे फूड फैसिलिटी के। रिफ्रेशमेंट ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स तो ये पूरा की पूरा एग्जाम्प्ट होता है। रिमोट लोकेशन पे मिलता है तो रिमोट लोकेशन पे आपको पूरा की पूरा टैक्सेबल सॉरी एग्जाम्प्ट करना है। और अगर आपको इनके अलावा कहीं पे मील मिला है तो वो था 50 पर मील एग्जाम्प्ट होता है, 50 पर मील हम एग्जाम्प्ट कर देते हैं और रिमेनिंग अमाउंट को हम टैक्सेबल। और नंबर ऑफ मील्स नहीं दे रखे हैं तो साल में आप कितने दिन मील्स मान लीजिए, 300 मील्स अज्यूम कर सकते हैं। गिफ्ट के केस में मैंने आप लोगों को बताया था मॉनेटरी गिफ्ट हमेशा टैक्सेबल होगा, और नॉन मॉनेटरी गिफ्ट लेस देन 5,000 है तो एग्जाम्प्ट होगा, 5,000 या उसको क्रॉस करेगा तो पूरा की पूरा अमाउंट आपको टैक्सेबल करना पड़ेगा। फिर बात करते हैं लीव ट्रेवल कंसेशन की। देखो लीव ट्रेवल कंसेशन में नाम सिर्फ ट्रैवल के ऊपर कंसेशन मिल रहा है, बाकी सब टैक्सेबल है। मतलब एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को और उसकी फैमिली को घूमने भेजा, घूमने भेजा, उस केसेस के अंदर सारा खर्चा किसने किया, एम्प्लॉयर ने किया, ऑल एक्सपेंडिचर डन बाय द एम्प्लॉयर। होटल का खर्चा भी एम्प्लॉयर ने किया, ट्रैवल का खर्चा भी और स्टे का जितना भी खर्चा है सब एम्प्लॉयर ने किया। होटल का पूरा टैक्सेबल, स्टे का पूरा टैक्सेबल रहेगा, ट्रैवल वाला एग्जाम्प्ट रहेगा, और ट्रैवल वाला भी एग्जाम्प्ट तभी रहेगा जब ट्रैवल कहाँ पर हुआ हो, इंडिया में। कितना एग्जाम्प्ट रहेगा, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्प्ट। उन्होंने कहा आपको जितना पैसा मिलता है वो एक्चुअल रिसीव जो मिला वो, अमाउंट यूटिलाइज्ड जो आपने यूटिलाइज किया है वो, और अमाउंट एज पर रूल, इन तीनों में से जो भी कम होगा वो उतना एग्जाम्प्ट होगा। और अमाउंट एज पर रूल, इन तीनों में से जितना भी कम होगा उतना एग्जाम्प्ट होगा। अमाउंट एज पर रूल कैसे निकालते हैं, मैंने आपको कहा था कि अगर फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे हैं तो इकोनॉमी क्लास फेयर ले लेना, और अगर आप फ्लाइट के अलावा किसी और मोड से ट्रैवल कर रहे हैं तो रेलवे के फर्स्ट एसी का फेयर आप कंसिडर कीजिएगा। ठीक है। फिर जो एग्जाम्शन मिलेगी वो फैमिली मेंबर्स के लिए मिलेगी, फैमिली मेंबर्स में स्पाउस, चिल्ड्रन और पेरेंट, ब्रदर सिस्टर तभी आते हैं जब वो डिपेंडेंट होते हैं। लेकिन यहाँ पे याद रखना चिल्ड्रन की लिमिट है, चिल्ड्रन की लिमिट है वो है 2 चिल्ड्रन। लेकिन जो भी बच्चे 1998 1 अक्टूबर 1998 से पहले हुए हैं उनके लिए कोई लिमिट नहीं रहने वाली है, पूरा की पूरा क्या रहेगा, एग्जम्प्ट है, जितने भी बच्चे रहेंगे एग्जम्प्ट है।
लेकिन 1 अक्टूबर 1998 के बाद अगर आपके पास एक बच्चे थे और फिर दो बच्चे हो गए, यानी बाद में ट्विंस हुए, तो फिर उस केसेस में आपको तीनों बच्चों की क्या मिल जाएगी? एग्जाम्पशन। लेकिन ऑलरेडी ट्विंस थे फिर एक हो गया, तो आपको दो की ही एग्जाम्पशन मिलने वाली है। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं हाउस फैसिलिटी की। हाउस फैसिलिटी के अंदर देखिए, हाउस फैसिलिटी के अंदर क्या करना है? अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को हाउस मिलता है तो उसका वैल्यूएशन एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स होता है, एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स होता है। लेकिन हाउस फैसिलिटी अगर एम्प्लॉयर के घर में मिले नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, तो पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है। अगर पॉपुलेशन 40 लाख से ज़्यादा है तो हम कितना ऐड करते हैं? 10% ऑफ सैलरी। पॉपुलेशन लेस देन इक्वल टू 40 लाख है बट 15 लाख से ज़्यादा है, तो अपन करते हैं 7.5% ऑफ सैलरी ऐड। और अगर पॉपुलेशन लेस देन इक्वल टू 15 लाख है तो हम करते हैं 5% ऑफ सैलरी। अगर रेंट पे लेके दिया है तो जो एक्चुअल रेंट एम्प्लॉयर ने पे किया है वो, और 10% ऑफ सैलरी। ठीक है, इन दोनों में से जो भी लोअर होता है वो हम सेलेक्ट करते हैं। सैलरी का मतलब यहाँ थोड़ा अलग है, प्लीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे गलती होती है। सैलरी के अंदर सब कुछ आता है, लेकिन क्या नहीं आता है? रिटायरमेंट बेनिफिट्स नहीं आते हैं, पर्क्स नहीं आते हैं, एग्जम्प्ट अलाउंसेस नहीं आते हैं, और आपके ओडीए, अदर डियरनेस अलाउंस, वो नहीं आता है। इसके अलावा जो भी चीज़ हो वो आपको सैलरी के अंदर कंसिडर करनी पड़ेगी। सब चीज़ों को, सब हाउस फैसिलिटी को सबसे लास्ट में सॉल्व करें, मैंने आप लोगों को बताया था। क्वेश्चन हाउस फैसिलिटी लिखा और सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, अमाउंट में भी कुछ नहीं लिखा। बाद में जो जो चीज़ें आएगी सैलरी के अंदर वो आप कंसिडर करके उसका 10%, 7.5% और 5% कर रहे हैं। फिर अदर पर्क्स करके कुछ होते हैं, वो तो सिंपल से पर्क्स थे। यहाँ पर ध्यान रख लीजिएगा, गैस वाटर इलेक्ट्रिसिटी जितना भी एम्प्लॉयर ने पे किया है एम्प्लॉय के बिहाफ पे वो पूरा की पूरा टैक्सेबल होता है। सर्वेंट फैसिलिटी पूरी की पूरी टैक्सेबल होती है। एनी अदर पर्क्स, एनी अदर पर्क्स और कुछ भी पर्क्स वगैरह मिले हैं वो पूरा की पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, जितना भी एम्प्लॉयर ने पे किया है। जैसे क्रेडिट कार्ड का बिल है, एम्प्लॉयर ने पे किया, ऐड हो जाएगा। क्लब फैसिलिटी एम्प्लॉयर ने आपके बिहाफ पे करी, कोई एग्जाम्पशन नहीं, वो पूरा की पूरा टैक्सेबल है। जो एग्जाम्पशन है वो मैं आपको बोल चुका हूँ। हाँ, लेकिन कुछ पर्क्स टैक्सेबल नहीं होते। टेलीफोन और इंटरनेट का बिल भर दिया, टेलीफोन और इंटरनेट का एम्प्लॉयर ने बिल भर दिया, वो टैक्सेबल नहीं है। गुड सोल्ड एट कंसेशनल रेट, दुकान दुकान अ, पे एम्प्लॉय को जो है सस्ते पे गुड्स सेल, जो जिसका वो ट्रेडिंग करता है, जिसकी वो ट्रेडिंग करता है वो सस्ते में दे दी, दैट इज गुड सोल्ड एट कंसेशनल रेट, ये भी टैक्सेबल नहीं है। और स्कॉलरशिप टू एम्प्लॉइज चिल्ड्रन ऑन मेरिट बेसिस, स्कॉलरशिप मिलती है तो टैक्सेबल नहीं है। अच्छा, एक चीज और थी, अगर एम्प्लॉय को ट्रेनिंग वगैरह मिलती है, एम्प्लॉय को ट्रेनिंग मिलती है तो फिर वो केस में टैक्सेबिलिटी नहीं आती है। ये आपको बताया था मैंने एजुकेशन फैसिलिटी में। एजुकेशन फैसिलिटी के अंदर दो पार्ट होंगे, एक तो एम्प्लॉयर के स्कूल कॉलेज में आपको एजुकेशन मिला, या फिर एम्प्लॉय के उसमें सॉरी एम्प्लॉयर के उसमें मिला, या फिर अदर के केस में मिला। अदर के केस में तो पूरा टैक्सेबल है। याद रखना, अगर एम्प्लॉयर के अगर कॉलेज या स्कूल में मिला है तो अप टू 1000 पर मंथ एग्जम्प्ट है, वो भी किसके लिए? चाइल्ड के लिए, और वो भी दो चाइल्ड के लिए। नहीं, यहाँ दो चाइल्ड नहीं है, यहाँ पर जितने भी चाइल्ड हो उन सब के लिए क्या रहेगा? एग्जम्प्ट है। और यहाँ पे याद रखना, 1000 रुपये को क्रॉस करेगा तो पूरा टैक्सेबल है, 1000 रुपये तक पूरा की पूरा एग्जम्प्ट रहेगा। सैलरी में से अपन क्या क्या चीज़ें माइनस करते हैं? तो सैलरी के अंदर से हम सेक्शन 16 में स्टैंडर्ड डिडक्शन दे रखी है बच्चों। स्टैंडर्ड डिडक्शन आप 50,000 माइनस कर सकते हो, और आपका न्यू रेजिम होगा तो 75,000 आप माइनस कर सकते हो। प्रोफेशनल टैक्स आप सिर्फ और सिर्फ ओल्ड रेजिम में ही माइनस कर सकते हो। और जो एम्प्लॉयर ने पे किया है या एम्प्लॉय ने पे किया है दोनों माइनस करेंगे, लेकिन पहले एम्प्लॉयर ने पे किया है तो वो सैलरी में ऐड करना पड़ेगा। इंटरटेनमेंट अलावेंस सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में ही माइनस होता है, जितना मिला उतना, जितना मिला उतना, या फिर 20% ऑफ बेसिक सैलरी, या 5,000 विच एवर इज लोअर। जितना मिला उतना, 20% ऑफ बेसिक सैलरी, या 5,000 विच एवर इज लोअर। ठीक है,
बच्चों ये एक वीआरएस था, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम कितना एग्जाम्प्ट होता है, उसका यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा है। एग्जाम में जनरली पूछा नहीं गया आज तक, लेकिन फिर भी एक बार उसका फॉर्मूला लास्ट क्लास में जरूर देख के जाइएगा। वीआरएस के लिए ने कहा है जितना मिला उतना, या फिर 5 लाख, या फिर 3 मंथ लास्ट ट्रॉन सैलरी। जो भी लास्ट ट्रॉन सैलरी है उसका 3 महीने की सैलरी लेनी पड़ेगी, 3 महीने की लास्ट ट्रॉन सैलरी, और उसका मल्टीप्लाई कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस से कर दो। या फिर लास्ट ट्रॉन सैलरी जो है उसका मल्टीप्लाई कर दो रिमेनिंग मंथ ऑफ सर्विस। रिमेनिंग मंथ ऑफ सर्विस का मतलब उसको जितनी जल्दी रिटायर किया गया वो उतने मंथ्स आप कैलकुलेट करिए, उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, और सैलरी का मतलब एचआरए वाली सैलरी ले लेना। ठीक है, ये लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग ही एग्जाम्प्ट होगा, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। फिर बात करते हैं रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन की। एग्जाम में कभी नहीं पूछा गया है। रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन भी इस तरीके से फॉर्मूले से हम एग्जाम्पशन निकालते हैं। तो ये वीआरएस मिला या रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन मिला, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग क्या रहेगा आपका एग्जाम। सबसे फर्स्ट एक्चुअल रिसीव, जितना मिला उतना, या फिर 5 लाख। यहाँ पर हमें 15 डेज एवरेज वेजेस लेनी है, 15 डेज की, हाफ मंथ की, हाफ मंथ की हमें क्या करनी है, एवरेज वेजेस लेनी है, और उसका मल्टीप्लाई किससे करना है, राउंडेड ईयर ऑफ सर्विस से करना। ठीक है, तो एक्चुअल रिसीव आप अभी एग्जाम पर्पस के लिए इतना याद रख लो, सिर्फ 5 लाख रुपए तक दोनों वीआरएस या फिर रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन दोनों 5-5 लाख रुपए तक क्या होते हैं, एग्जम्प्ट होते हैं। क्योंकि आईसीआई ने वीआरएस और रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन पे कभी सैलरी के अंदर क्वेश्चन नहीं पूछा है, बट लास्ट क्लास में एक बार जरूर देख के चले जाएगा ये फॉर्मूला, क्योंकि दोनों में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ पे भी एक्चुअली सिर्फ 5 लाख है, यहाँ पर भी एक्चुअली सिर्फ 5 लाख है, लेकिन यहाँ 3 मंथ लास्ट ड्रॉन सैलरी इनटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस है। यहाँ पे 15 डेज एवरेज वेजेस इनटू राउंडेड ईयर ऑफ सर्विस रहेगा। ठीक है, सो सेक्शन 115 बीएससी मतलब न्यू रेजिम के अंदर क्या क्या चीज़ें का ध्यान रखना है। तो न्यू रेजिम में याद रखना कि फॉलोइंग बेनिफिट्स नॉट अवेलेबल पर्सन ऑफ फॉर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। जो एलटीसी की आपको एग्जाम्शन बताई थी वो आपको नहीं मिलने वाली है, जो एचआरए की एग्जाम्शन बताई थी वो आपको नहीं मिलने वाली, प्रोफेशनल टैक्स की आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। ठीक है, इंटरटेनमेंट अलावेंस की आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी, फूड फैसिलिटी पे 50 रुपए वाला बेनिफिट आप लोगों को नहीं मिलेगा। कोई सा भी अलावेंस जो एग्जाम था वो एग्जाम नहीं रहेगा, सारे अलावेंसेस क्या हो जाएंगे, टैक्सेबल हो जाएंगे। लेकिन 4 अलावेंसेस हैं जो अभी भी एग्जाम रहेंगे, ट्रांसपोर्ट, ट्रेवल, डेली और कन्वेंस, है ना। ट्रांसपोर्ट, ट्रेवल, डेली और कन्वेंस ही एग्जाम रहेंगे, बाकी सारे के सारे टैक्सेबल हो जाएंगे। ठीक है, दैट वाज रिगार्डिंग सैलरी बच्चों। अब नेक्स्ट जो हम चैप्टर देख लेते हैं वो है आपका कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन्स के अंदर में मेजरली जो देखना होता है वो वो ये देखना है कि यार साहब लैंड एंड बिल्डिंग का कैपिटल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्पज से इंटर लेवल पर, तो लैंड एंड बिल्डिंग का कैपिटल गेन्स होता है। अब आपको लैंड एंड बिल्डिंग पे कैपिटल गेन्स निकालना है, आप कैसे निकाल, मैं बिल्कुल थ्योरी से स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ। कैपिटल एसेट होना चाहिए, उसका ट्रांसफर होना चाहिए, वो सब ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग का कैपिटल एसेट्स, उस पर कैपिटल गेन्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आप पहले देख लेना जब भी आप कैपिटल गेन्स कैलकुलेट करो तो यू हैव टू सी वेदर इट इज़ अ लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। तो जनरली देखो, जनरली तो यही होता है 24 महीने तक अगर अपन कोई भी एसेट रख के बेचेंगे तो वो शॉर्ट टर्म है, 24 महीने से ज़्यादा रख के बेचेंगे तो लॉन्ग टर्म है। 24 महीने तक रख के बेचेंगे तो वो रहेगा शॉर्ट टर्म, उससे ज़्यादा रख के बेचेंगे तो वो हो जाएगा लॉन्ग टर्म। ठीक है, कभी भी आपको कैपिटल गेन करना है, नॉट फॉर द लैंड एंड बिल्डिंग बट किसी भी असेट का कैपिटल गेन करना है, चाहे वो गोल्ड हो, अनलिस्टेड शेयर जो भी हो, शेयर्स हो, लिस्टेड शेयर्स हो, या फिर लैंड हो, बिल्डिंग हो, पेंटिंग्स हो, ड्राइंग हो, तो कैपिटल गेन्स कैलकुलेट करने का फॉर्मेट सिंपल, कितने पैसे मिले उसको क्या कहते हैं, सेल कंसिडरेशन, उसमें से आप माइनस कर दीजिए ट्रांसफर एक्सपेंसेस, उसमें से माइनस कर दीजिए आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, तो यू विल गेट द कैपिटल गेन्स। फॉर एग्जांपल मैंने गोल्ड बेची है 25 लाख में, मेरी सेल एक्चुअल कंसिडरेशन ही सेल कंसिडरेशन बन जाएगी, 25 लाख में बेच दिया। इसमें से जो बेचने के खर्चे हैं, ट्रांसफर एक्सपेंसेस, वो माइनस कर दीजिए। जो भी कॉस्ट वॉस्ट लगी आपके गोल्ड वगैरह खरीदने की, वो कॉस्ट आप क्या कर दीजिए माइनस। कोई इंप्रूवमेंट वगैरह आपने किया है कैपिटल नेचर का तो वो आप माइनस कर दीजिए, यू विल गेट द कैपिटल गेन्स। ठीक है, कोई सी भी एसेट हो। लेकिन अब क्या होता है बच्चों, जब ना लैंड एंड बिल्डिंग की बात आती है तो लैंड एंड बिल्डिंग में एक स्पेशल सेक्शन एप्लीकेबल होता है, एंड दैट स्पेशल सेक्शन इज सेक्शन नंबर 50C।
सी क्या कहता है? देखो जनरली तो हम जो असेट बेचते हैं उसकी एक्चुअल कंसिडरेशन को ही सेल कंसिडरेशन मानते हैं, लेकिन लैंड एंड बिल्डिंग में ये होता है कि सेल कंसिडरेशन क्या होती है? सेल कंसिडरेशन इक्वल टू एक्चुअल कंसिडरेशन और स्टैम्प वैल्यू विच एवर इज हायर। हम दोनों में से जो भी ज्यादा होता है वो लेते हैं। फिर बच्चों आपको मैंने बताया था स्टैम्प वैल्यू कब की लेनी होती है। स्टैम्प वैल्यू ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट हम कंसिडर करते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर तभी जब एग्रीमेंट के दिन या उससे पहले आपको कभी भी पेमेंट किससे मिल चुका है, प्रिस्क्राइब मोड से। ठीक है। फिर बच्चों इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि यार जो आपकी एक्चुअल कंसिडरेशन और स्टैम्प वैल्यू में 10% ऑफ एक्चुअल कंसिडरेशन तक का डिफरेंस है, तो फिर आप विच एवर इज हायर नहीं करेंगे। जो एक्चुअल कंसिडरेशन होगी उसी को आप सेल कंसिडरेशन मानेंगे। फॉर एग्जांपल स्टैम्प वैल्यू आपकी 1 CR है और एक्चुअल कंसिडरेशन आपकी 98 lakhs है। अब दोनों के बीच में डिफरेंस जो है सिर्फ 2 लाख का है। 2 लाख हमें कितने तक का डिफरेंस चल जाएगा? डिफरेंस चल जाएगा 10% ऑफ एक्चुअल कंसिडरेशन, 9,80,000 तक का डिफरेंस चल जाएगा। और डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ कितने तक का है? 2 लाख का। तो जब भी ये डिफरेंस कम होगा, 10% ऑफ एक्चुअल कंसिडरेशन तक होगा, तो उस केसेस में हम एक्चुअल कंसिडरेशन को ही क्या बनाएंगे? सेल कंसिडरेशन। क्या आप केसेस को वैल्यूएशन ऑफिसर को रेफर कर सकते हैं क्या? यस, यू कैन रेफर द केस टू द वैल्यूएशन ऑफिसर। यू कैन आस्क फॉर द रेफरेंस ऑफ केस टू द वैल्यूएशन ऑफिसर if you want to object the stamp duty. Stamp valuation officer can decide higher, which will be ignored, can decide lower, which will be considered. कैपिटल गेन्स में याद रखना, थ्योरी लिख के ज्यादा आना। क्वेश्चन अपनी जगह है ना, अपने जल्दी हो जाएगा सॉल्व, छोटा सा ही रहेगा प्रैक्टिकल, लेकिन आपको थ्योरी लिखनी पड़ेगी। जैसे 50C आया तो 50C को पूरा लिखना है। तो लैंडेड बिल्डिंग के आने के चांसेस ज़्यादा क्यों होते हैं? क्योंकि बेटा गोल्ड के अंदर तो ये सारी बातें एप्लीकेबल नहीं होने वाली। गोल्ड में तो एक्चुअल कंसिडरेशन ही सेल कंसिडरेशन हो जाती है आपकी। तो वो कहाँ आपको घुमाने फिराने की कोशिश करेगा? वो आपको लैंड एंड बिल्डिंग में घुमाने फिराने की कोशिश करेगा। इसलिए वो यह वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों का चेक कर लेता है। फिर आप याद रखिएगा, जो भी सेल कंसिडरेशन है उसमें से आप ट्रांसफर एक्सपेंसेस माइनस कर सकते हैं। तो जो भी ट्रांसफर एक्सपेंसेस लाइक ब्रोकरेज कमीशन, रजिस्ट्रेशन फीस, लीगल एक्सपेंसेस, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट फॉर सेल, एनी अदर एक्सपेंसेस इंकर्ड फॉर ट्रांसफर, मतलब आपने ट्रांसफर करने के लिए एडवर्टीजमेंट किया, किसी को ब्रोकरेज कमीशन दिया, कोई लीगल एक्सपेंसेस आपने अपनी तरफ से बियर कर लिए, तो वो सारे के सारे खर्चे आप क्या कर दीजिए? माइनस करें। फिर नाउ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस पड़ेगी। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होती है? तो भाई जितने में खरीदा वो कॉस्ट होती है, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। मैंने कोई चीज़ 25 लाख में खरीदी तो कॉस्ट इज 25 लाख। लेकिन जब हमने खरीदी उस चीज़ को, तो जो भी हमने रजिस्ट्रेशन चार्जेस दिए या जो भी एक्सपेंसेस हमने इंकर्ड करे हैं, वो सारे के सारे आप क्या करें? कॉस्ट में ऐड करें। उससे आपने ज़मीन खरीदी, ज़मीन के रजिस्ट्रेशन चार्जेस दिए, स्टैम्प ड्यूटी दी, ब्रोकरेज दी, ये सारी की सारी चीज़ें आपको अपनी ज़मीन की कॉस्ट में ऐड करनी। या जो भी एक्सपेंसेस डायरेक्टली रिलेटेड है फॉर द एक्विजिशन ऑफ दैट असेट, आप कॉस्ट में ऐड कर सकते हैं। जब तक असेट खरीदने तक के सारे खर्चे आप कॉस्ट में ऐड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कभी कभी कॉस्ट क्या होता है, हमें प्रीवियस ऑनर की लेनी पड़ जाती है ना। जैसे फादर से आपको गिफ्ट में मिला, या HUF से आपको गिफ्ट में मिला, विल इनहेरिटेंस में आपको कुछ चीज गिफ्ट में मिली, तो उस केस में कॉस्ट आपको तो फ्री में पड़ी, आप कॉस्ट किसकी ले सकते हैं? प्रीवियस ऑनर की। फिर कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ऑनर विल बी कंसिडर, तो जो फादर की कॉस्ट है वो आपकी क्या बन जाएगी? कॉस्ट। फिर बच्चे एक बात और ध्यान रखिएगा, फादर की कॉस्ट है वो आपकी बन जाएगी कॉस्ट। आप कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट क्या कर सकते हैं? माइनस कर सकते हैं। दैट्स इट। तो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट आपने माइनस करा। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कैपिटल नेचर का ही माइनस करेंगे, रेवेन्यू नेचर का माइनस नहीं करेंगे। ओनली यू विल रिड्यूस फॉर दी कैपिटल नेचर। तो कैपिटल गेन्स निकालना है, सेल कंसिडरेशन लिखा, 50C लगाया, उसमें से ट्रांसफर एक्सपेंसेस माइनस किया, कॉस्ट वगैरह ले ली, खुद की कॉस्ट ले ली, या फिर फादर से एक्वायर किया तो फादर की कॉस्ट ले ली। ठीक है। विल इनहेरिटेंस में मिला तो जो प्रीवियस ऑनर है उसकी आपने कॉस्ट ले ली। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट जो कैपिटल नेचर का माइनस कर दिया, यू विल गेट द कैपिटल गेन्स। ठीक है बच्चे, याद रखना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स इस तरीके से निकलता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स में कोई एग्जम्पशन नहीं मिलती, तब जैसे ही कैपिटल गेन आ गया बात खत्म, आगे आपको एग्जम्पशन देने की जरूरत नहीं है। अगर अपन बात करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स की, तो ये आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, आपके लिए जो भी ट्रांसफर कब हुए हैं 23 जुलाई 2024 या उसके बाद। तो हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स कैसे निकालें? एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकालने के लिए हम वही सेल कंसिडरेशन में से ट्रांसफर एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे, लेस कर देंगे नेट सेल कंसिडरेशन, लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, लेस कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में इंडेक्सेशन होता था, अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में कंप्यूटेशन करते टाइम कोई इंडेक्सेशन नहीं होता है, कोई इंडेक्सेशन नहीं रहेगा। सेल कंसिडरेशन कैसे निकालोगे? जैसे ऊपर बताया वैसे ही सेल कंसिडरेशन निकाल लेना 50C लगाकर। ट्रांसफर एक्सपेंसेस सेम जैसे ऊपर बताया, सारे के सारे जो भी बेचने के टाइम खर्चे हुए माइनस।
कॉस्ट कैसे लोगे? तो बेटा कॉस्ट, अगर मान लो आपने आपने जितने में खरीदी वो कॉस्ट है, लेकिन आपने 2001 से पहले खरीदी है, तो यू हैव ऑप्शन कि आप अपनी कॉस्ट को किससे रिप्लेस कर सकते हो? फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 2001। फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 2001 शुड नॉट एक्सीड द स्टैम्प वैल्यू, स्टैम्प वैल्यू को एक्सीड नहीं करनी चाहिए ऑन दैट डेट। अगर फादर से गिफ्ट में मिलेगी तो फादर वगैरह की कॉस्ट ले लेना, रिप्लेसमेंट का ऑप्शन आपको तब भी अवेलेबल रहेगा। ठीक है, तो क्या करना है अब? यहाँ पे इंडेक्सेशन तो है ही नहीं, पहले इंडेक्सेशन था, अब इंडेक्सेशन कंप्यूटेशन करते टाइम आपको भी नहीं करना है। एडवांस मनी फॉरफिटेड का ध्यान रखना। देखो जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कोई, मैंने असेट खरीदी 1980s में 1 लाख की, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू थी 2001 के अंदर 20 लाख, और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू थी 10 लाख। मैं किससे रिप्लेस कर दूंगा? 10 लाख। उस 10 लाख से रिप्लेस करने के बाद मैं एडवांस मनी फॉरफिट जो कर रखी है 1 अप्रैल 2014 से पहले पहले, वो माइनस कर दूंगा। 1 अप्रैल 2014 या उसके बाद जो एडवांस मनी फॉरफिट करी है वो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल। फिर मैंने यहाँ पे स्टेप्स आप लोगों को लिख के दे रखी है। फर्स्ट आप फाइंड आउट करें एक्चुअल कॉस्ट, फिर प्लेस कर दें, फिर एडवांस मनी फॉरफिट कर दें। फिर अगर इंडेक्सेशन कभी करना पड़ा, कभी इंडेक्सेशन पड़ा लाइक टैक्स कैलकुलेशन, तो फिर हम इंडेक्सेशन करेंगे। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, एक बात और बच्चों, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में ध्यान रखना, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट 2001 से पहले वाली हम इग्नोर कर देते हैं। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट हम 2001 या उसके बाद वाली वही कंसिडर करते हैं, क्योंकि अगर कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट 2001 से पहले हुए तो वो फेयर मार्केट वैल्यू में कंसिडर कर ली जाती है। ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा तो आपको एग्जम्पशन देनी पड़ेगी। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में वो इसलिए भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स ज़्यादा पूछते हैं कि वो पहले आपसे कैपिटल गेन्स कंप्यूट करवा लेंगे और फिर आपसे वो एग्जाम्पशन के सेक्शन भी चेक कर लेंगे। अब ध्यान से सुनना, सेक्शन 54 ये कहता है, आपने रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेच के रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीद ली तो यू विल गेट द एग्जाम्पशन। ठीक है, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेच के यू परचेज द हाउस प्रॉपर्टी, यू विल गेट। बेची आपने कहीं पे भी हो सकती इंडिया के बाहर, लेकिन खरीदनी आपको कहाँ पर है? इंडिया। आप जितने की हाउस प्रॉपर्टी खरीदेंगे, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदेंगे, उतने की आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगी। जैसे अगर आप 20 लाख की खरीदते हैं, यू विल गेट द एग्जाम्पशन फॉर दी 20 लाख। ये एग्जाम्पशन सिर्फ लॉन्ग टर्म असेट्स के ऊपर ही आप लोगों को मिलने वाली है। आपको जो भी प्रॉपर्टी खरीदनी है वो डेट ऑफ ट्रांसफर से 2 साल के अंदर अंदर खरीदनी है, या डेट ऑफ ट्रांसफर से 1 साल पहले पहले आपको खरीदनी है। अगर आप बनाना चाहते हैं तो डेट ऑफ ट्रांसफर से 3 साल के अंदर अंदर अपना कंस्ट्रक्शन कर लीजिए। ठीक है, इसमें याद रखना, अगर किसी व्यक्ति का कैपिटल गेन 2 करोड़ तक का होता है तो वो कितने घर खरीद सकता है? 2 घर खरीद सकता है। कैपिटल गेन 2 करोड़ तक का होगा तो वो 2 घर खरीद सकता है। ठीक है, 2 करोड़ से ज्यादा होगा तो वो एक घर ही खरीद के एग्जाम्पशन ले पाएगा। कैपिटल गेन 2 करोड़ से ज्यादा है लेकिन एक ही 2 घर खरीद लिए उसने, तो जिस घर की वैल्यू ज्यादा है उतने अमाउंट की आप एग्जाम्पशन दे दीजिए। फिर देखो यार, ये जो आपको घर खरीदना है या कंस्ट्रक्ट वगैरह कराना है, ये सब पैसा आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो आप पैसा इन्वेस्ट कर दीजिए। आप पैसा रिटर्न फाइलिंग के पहले पहले इन्वेस्ट कर देंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको पूरे अमाउंट की एग्जाम्पशन मिल जाएगी। लेकिन आप रिटर्न फाइलिंग की बात करेंगे तो आपको पैसा कहाँ जमा करना पड़ेगा? कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के अंदर। ठीक है, तो इफ यू वांट टू इन्वेस्ट आफ्टर फाइलिंग ऑफ रिटर्न, तो डू वन थिंग, डिपॉजिट द अमाउंट इन द कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम और एग्जाम्पशन ले लो। आप बोल दो कि हम 25 लाख का घर खरीदने वाले हैं, जमा कर दो, यू विल गेट द एग्जाम्पशन फॉर 25 लाख। आपको विद इन टाइम पीरियड कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम से पैसा निकालकर परचेज या कंस्ट्रक्शन में लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, फिर एक बात और ध्यान रखना, यहाँ पर कोई टेंशन नहीं की जरूरत नहीं है कि यार हमारे पास ऑलरेडी घर है तो एग्जाम्पशन मिलेगी कि नहीं। ऐसा ना, यहाँ पर आपको 100% एग्जाम्पशन मिलने है। आपके पास 2-3 घर हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बस घर बेच के आपको क्या खरीदना है? घर। लेकिन इस सेक्शन के अंदर जो मैक्सिमम एग्जाम्पशन रहने वाली है वो कितनी रहेगी? 10 CR की रहने। फिर अगर आप क्या करते हो, लॉक इन पीरियड है यहाँ पर, अगर आपने असेट खरीद के लॉक लॉक करके नहीं रखा उसको 3 साल तक, लॉक इन पीरियड ब्रेक कर दिया, तो भैया लॉक इन पीरियड ब्रेक करने पे क्या बताया था मैंने? लॉक इन पीरियड ब्रेक करने पे जो नए असेट की कॉस्ट है में से जितना आपने कैपिटल गेन एग्जम्प्ट करवाया था, वो कैपिटल गेन्स कॉस्ट में से आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी, नई एसेट की कॉस्ट कम हो जाएगी, नई एसेट्स की कॉस्ट कम होगी तो आपका नए एसेट का कैपिटल गेन्स बढ़ जाएगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों आ जाता है सेक्शन नंबर 54F। सेक्शन नंबर 54F जो है वो परचेज ऑफ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है। अगेन, घर खरीदने पे एग्जाम्पशन मिलती है, लेकिन यहाँ पर रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी नहीं, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के अलावा आपने कोई सी असेट बेची हो, कोई सी अदर असेट्स आपने बेची, जैसे गोल्ड बेचा, गोल्ड बेच के आपको कैपिटल गेन हो, उसको आपको एग्जाम्प्ट करवाना है। शेयर्स बेच के आपको कैपिटल गेन को एग्जाम्प्ट करवाना है। फिर आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर?
घर खरीद लेना, घर खरीद लो। और घर कब तक खरीदना है? डेट ऑफ ट्रांसफर से 2 साल के अंदर, ऑफ ट्रांसफर साल पहले पहले कंस्ट्रक्ट कराना हो तो डेट ऑफ ट्रांसफर 3 साल के अंदर अंदर आप कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं। यहाँ पर याद रखिएगा, जितने का घर खरीदोगे उतने की थोड़ा सा यहाँ होता है। मान लो कि आपका सेल कंसिडरेशन आ रहा है 1 करोड़ है, ट्रांसफर एक्सपेंसेस आपके 1 लाख है, आपकी नेट सेल कंसिडरेशन आई है 90 लाख से, आपकी जो कॉस्ट है 50 लाख है, तो ये आपका आ जाएगा कैपिटल गेन्स। 99 लाख माइनस 50 लाख करके जो भी आपका बचेगा वो आपका क्या है? कैपिटल गेन्स। यहाँ पर एग्जम्पशन कितनी मिलेगी? जो आपका कैपिटल गेन आएगा उसको डिवाइड करना बच्चे नेट सेल कंसिडरेशन मल्टीप्लाई कर लेना, का मल्टीप्लाई कर लेना कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस। आप खरीदेंगे कॉस्ट ऑफ न्यू उतनी आपको प्रोपोर्शनेट एग्जम्पशन मिलेगी। मतलब सरकार ने कहा है आपको कैपिटल गेन जितना हुआ है वो पूरा एग्जाम करवाना है, तो जितनी भी आपकी नेट सेल कंसिडरेशन है वो पूरी इन्वेस्ट कर दो। अगर आप नेट सेल कंसिडरेशन पूरी इन्वेस्ट नहीं करते हैं, कम करते हैं, तो प्रोपोर्शनेट आपको एग्जाम्पशन देने वाले। ठीक है, यहाँ पर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि आप 2 घर खरीद सकते हो, यहाँ एक ही घर खरीद सकते हो। और एक बात और याद रखना, इस सेक्शन के अंदर अगर डेट ऑफ ट्रांसफर के दिन आपके पास ऑलरेडी 2 घर है, ऑलरेडी 2 घर है, डेट ऑफ ट्रांसफर पे ऑलरेडी 2 घर है, तो फिर इस सेक्शन का बेनिफिट आपको मिलता नहीं है। डेट ऑफ ट्रांसफर पे आपके पास ऑलरेडी 2 घर नहीं होने चाहिए। इस 2 घर में वो घर काउंट नहीं होगा जो ऑलरेडी आपने एग्जाम्शन लेने के लिए, क्योंकि अपन डेट ऑफ ट्रांसफर से 1 साल पहले पहले भी परचेस कर सकते हैं, वो घर काउंट नहीं होगा जो आपने एग्जाम्शन लेने के लिए कंसिडर कर रखा है। दैट वॉज 54F। एंड 54F में भी कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम वाली बात है। रिटर्न फाइलिंग के पहले पहले आपने इन्वेस्ट किया तो पैसा कहाँ जमा कर सकते हैं? कैपिटल गेन अकाउंट सकते हैं। मैक्सिमम सेक्शन, मैक्सिमम एग्जाम्शन इस सेक्शन के अंदर 10 करोड़ तक की आप क्लेम कर सकते हैं। फिर था 54EC। 54EC कब अप्लाई होता है? जब हम परचेज करते हैं बॉन्ड्स को। तो अगर आपको कैपिटल गेन हुआ है और आपको कैपिटल गेन बचाना है, और कैपिटल गेन आपको हुआ है या तो लैंड से या तो बिल्डिंग से या दोनों से, ठीक है। 54F कोई सी भी एसेट बेच के घर खरीदा, 54 घर बेच के घर खरीदा, 54EC में जमीन बेची हो या फिर बिल्डिंग बेची हो। इस बार 54EC के आने के चांसेस हो सकते हैं, इसमें एक अमेंडमेंट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर लैंड एंड बिल्डिंग और बोथ है, इसमें लॉन्ग टर्म ही होना चाहिए। देखो एग्जाम्शन सिर्फ लॉन्ग टर्म में ही मिल रही है, असेट का लॉन्ग टर्म होना बहुत ज़रूरी है। आप बॉन्ड्स खरीद के एग्जाम्शन ले सकते हो। 4 बॉन्ड्स हैं, 2 बॉन्ड्स और ऐड कर दिए गए हैं, एक तो हुडको के और एक IRDE, ठीक है। हुडको के और IRDE के बॉन्ड्स ऐड कर दिए गए। आप बॉन्ड्स कब खरीद सकते हो? डेट ऑफ ट्रांसफर से 6 मंथ्स के अंदर अंदर, डेट ऑफ ट्रांसफर से 6 मंथ्स के अंदर अंदर बॉन्ड्स खरीद लो। एग्जाम्शन आपको मिलने वाली है मैक्सिमम 50 लाख की। एग्जाम्शन कितने की मिलेगी? जितने का बॉन्ड खरीदोगे उतने की आपको एग्जाम्शन मिल जाए, ठीक है। यहाँ पर लॉक इन पीरियड रहेगा 5 साल, 5 ईयर्स का लॉक इन पीरियड है। आप बॉन्ड ना बेच सकते हो ना उसके अगेंस्ट कोई लोन ले सकते हो। तो 54 में जितने का घर खरीदा उतने की एग्जाम्शन, 54F में नेट सेल कंसिडरेशन के प्रपोर्शन में जितने का घर खरीदा उतनी एग्जाम्शन, और बॉन्ड्स के अंदर जितने की बॉन्ड्स खरीदे उतने की एग्जाम्शन 50 लाख, और उन दोनों सेक्शन की मैक्सिमम लिमिट 10 CR थी, ठीक है। तो ये बात मैंने आपको सारी एक्सप्लेन करी। इसके बाद बच्चों आ जाते हैं कैपिटल गेन्स। हमें कैलकुलेट करना है वो भी इसका शेयर्स का, शेयर्स का कैपिटल गेन कैलकुलेट करना है। तो पहले मैं अनलिस्टेड शेयर्स का आप लोगों को बता देता हूँ। अनलिस्टेड शेयर्स का आपको कैपिटल गेन किसी भी एसेट का कैलकुलेट करना है, फॉर्मेट तो सेम रहेगा, सेल कंसिडरेशन माइनस एक्सपेंसेस माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, जो कि शेयर्स में होगी नहीं, तो आ जाएगा आपका कैपिटल गेन्स। एग्जाम्शन के लिए यहाँ पर एक ही सेक्शन हमारे पास अवेलेबल रहेगा शेयर्स के केस। शेयर्स बेच के आपने क्या खरीद लिया? घर खरीद लिया, ठीक है। अगर अपन बात करते हैं अनलिस्टेड शेयर, तो 24 महीने से ज़्यादा होल्ड करके बेचा तो वो क्या रहेगा आपका लॉन्ग टर्म। कैपिटल गेंस निकालने के लिए क्या लगाएंगे? सेल कंसिडरेशन, सेल कंसिडरेशन में से ट्रांसफर एक्सपेंसेस माइनस। ये 23 जुलाई 2024 से पहले वाली बात थी, पहले इंडेक्सेशन होता था, अब अपने लिए कोई इंडेक्सेशन है। 23 जुलाई 2024 या उसके बाद ट्रांसफर हुआ है, अपना साल तो 25-26 है। फिर उस केसेस के अंदर सेल कंसिडरेशन हम लेंगे एज पर 50 CA, कहता है एक्चुअल और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर, माइनस करोगे ट्रांसफर एक्सपेंस, नेट्स आ जाएगा नेट सेल कंसिडरेशन। इसके बाद अपन निकाल लेंगे कॉस्ट माइनस करके कैपिटल गेन। तो हाउ यू विल कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई? जितने में खरीदा वो आपकी क्या रहेगी कॉस्ट? 2001 से पहले खरीदा तो 2001 की फेयर मार्केट वैल्यू रिप्लेस कर देना। लोगों को लगता है शेयर्स के अंदर 2018 से रिप्लेसमेंट होता है, लेकिन 2018 से अनलिस्टेड शेयर्स का नहीं होता है, लिस्टेड शेयर्स का रिप्लेसमेंट है। तो यहाँ पर अपन 2001 से रिप्लेस करेंगे। फिर बात आती है बोनस शेयर की। बोनस शेयर की कॉस्ट क्या लेना है, प्लीज ध्यान रखना।
की कॉस्ट आपको लेना है नील। लेकिन जो बोनस शेयर आपको 2001 से पहले मिले हैं उसको आप फेयर मार्केट वैल्यू से आप रिप्लेस कर सकते हैं। राइट शेयर की कॉस्ट क्या लेना है? राइट शेयर की कॉस्ट हमें लेनी है, राइट शेयर हमको मिला और मैंने राइट को रिनाउंस कर दिया तो कॉस्ट हो जाएगी जीरो। मैंने राइट शेयर कंपनी से एक्वायर कर लिए तो फिर उस केसेस में मैंने राइट शेयर कंपनी से एक्वायर कर लिए तो उस केस में जो मैं कंपनी को पेमेंट करूंगा वो मेरी क्या रहेगी? कॉस्ट। मैंने किसी को राइट शेयर बेच रिनाउंस कर दिए, उसने कंपनी से खरीदे तो उसके लिए कॉस्ट क्या होगी? उसके लिए कॉस्ट होगी जो उसने मुझे पे किया है वो, प्लस जो उसने कंपनी को पे किया है वो, तो दोनों को क्या करना पड़ेगा? उसको प्लस। तो अमाउंट इन दी, देखो राइट शेयर, कॉस्ट ऑफ राइट शेयर हमेशा जीरो है इन दी हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर अगर उसने रिनाउंस कर दिया है, उसने रिनाउंस कर दिया है। और खरीद लिया है मतलब राइट शेयर ही खरीद लिया, मेरे को मिला था राइट तो मैंने ही खरीद लिया, तो फिर कॉस्ट तो रहेगी सही। कॉस्ट तो जो मैंने कंपनी को पे करेंगे वो मेरी क्या रहेगी? कॉस्ट। और जिसने राइट शेयर खरीदे हैं उसके लिए कॉस्ट क्या रहने वाली? उसके लिए कॉस्ट रहेगी ट्रांसफरर प्लस अमाउंट पेड टू कंपनी। ठीक है। हमेशा याद रखना, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स ना तो कभी कॉस्ट में ऐड होगा, ना ही कभी ट्रांसफर एक्सपेंस। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स अलाउड नहीं। 36 में पढ़ा था, अगर कोई ट्रेडर है, कमोडिटी का ट्रेडर है, शेयर का ट्रेडर है, उसके लिए अलाउड है और किसी के अलाउड नहीं है। लिस्टेड शेयर का कैलकुलेशन किया जा सकता है या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड वगैरह का कैलकुलेशन। तो क्या होता है, अब लिस्टेड शेयर दो टाइप के हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट। देखो जनरली सारी एसेट लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म देख, तो 24 मंथ्स तक शॉर्ट टर्म, 24 मंथ्स के ऊपर लॉन्ग टर्म। लेकिन लिस्टेड शेयर, ओपन बॉन्ड्स और म्यूचुअल ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, लिस्टेड शेयर जीरो के लिए आपके लिए 12 महीने का टाइम पीरियड होता है। 12 महीने से ज़्यादा होगा तो आपका लॉन्ग टर्म होगा, 12 महीने तक होगा तो आपका क्या रहेगा? शॉर्ट टर्म। ठीक है। लिस्टेड शेयर्स शॉर्ट टर्म है, कभी 5, 10, 15, 5 शेयर्स खरीदे, बेच दिए, सेल कंसिडरेशन, एक्चुअल कंसिडरेशन, सेल कंसिडरेशन, ट्रांसफर एक्सपेंसेस माइनस किया, जो कॉस्ट है वो माइनस करी तो क्या आ गया? कैपिटल इन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स हुआ। सेल कंसिडरेशन, तो मैंने एक्चुअल कंसिडरेशन को सेल कंसिडरेशन मान लेंगे दो जगह छोड़ के, लिस्टेड शेयर्स को और 50C वाले को। ठीक है। अब आएगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ गया, जब मैं खरीदा वो आपकी क्या रहेगी? कॉस्ट। लेकिन है ना, यहाँ पर कॉस्ट कैसे निकालनी है उन शेयर्स के लिए, प्लीज यहाँ ध्यान देना, जो शेयर्स आपने कब एक्वायर करे हैं? 1 फरवरी 2018 से पहले। जो भी शेयर्स आपने 1 फरवरी 2018 से पहले एक्वायर करे हैं उनके लिए कॉस्ट क्या हो? तो स्टेप 1 में ओरिजिनल कॉस्ट लिखना, जो शेयर की कॉस्ट है, जैसे शेयर आपने 80 में खरीदा वो 31 जनवरी 2018 की उसकी वैल्यू से 500 रुपये है, वो लिखना। सेल प्राइस उसकी 700 रुपये है, तो फिर इन दोनों में से लोअर करना और फिर विच एवर इज हायर करना। देखा जाए तो सरकार एक ऑप्शन दे रही है कि अब अपनी कॉस्ट को 31 जनवरी 2018 की फेयर मार्केट वैल्यू से रिप्लेस कर दो, क्योंकि कॉस्ट को हम फेयर मार्केट वैल्यू से रिप्लेस करेंगे और कॉस्ट अगर बढ़ चुकी होगी, फेयर मार्केट वैल्यू अगर बढ़ चुकी होगी, तो कैपिटल गेन्स कम हो जाएगा, क्योंकि 2018 से पहले इनके ऊपर कैपिटल गेन्स लगता ही नहीं था। लिस्टेड शेयर्स को बेचने पे कभी कैपिटल गेन्स एप्लीकेबल नहीं था लॉन्ग टर्म के केस, तो सरकार ने वो चीज़ इंटैक्ट रखी। 2018 या उसके बाद से जो होगा अमेंडमेंट एप्लीकेबल होगा, उसके पहले वाला अमेंडमेंट एप्लीकेबल, उनके पहले एग्जम्पशन जिनके लिए थी एग्जम्पशन रहेगी। अच्छा, ये रिप्लेसमेंट, ये शेयर लॉन्ग टर्म कैपिटल रिप्लेस कैसे करना है, ये सिर्फ उन्हीं शेयर्स के लिए है ऑप्शन जो 2018 से पहले खरीदे गए हैं, 1 फरवरी 2018 से पहले खरीदे गए हैं। तो जैसे नॉर्मली हम 2001 से रिप्लेस करते हैं, नॉर्मली हम 2001 से रिप्लेस करते हैं सारी असेट्स को, लेकिन लिस्टेड शेयर जिसपे एसटीटी पेड है, खरीदते टाइम बेचते टाइम, तो फिर उस केसेस में हम रिप्लेस करेंगे फेयर मार्केट वैल्यू। फेयर मार्केट वैल्यू हाईएस्ट ले लेना उस दिन की हाईएस्ट ले लेना, हाईएस्ट फेयर। ठीक है। फिर बच्चों बात आती है कैपिटल गेन्स इन स्पेशल केस। कैपिटल गेन्स इन स्पेशल केस कैपिटल गेन्स इन स्पेशल केसेस में केस बनता है आपका
कि आपने कैपिटल एसेट्स को कन्वर्ट कर लिया है स्टॉक इन ट्रेड। तो ये ना इसको भी ट्रांसफर मानते हैं, इसको भी ट्रांसफर मानते हैं। जैसे आपने 10 लाख की आपके पास जमीन, उसको आपने 2025 में कन्वर्ट कर लिया आपके स्टॉक इन ट्रेड में। इस दिन इसकी फेयर मार्केट वैल्यू से 1 CR है, ये बोलते हैं सेल कंसिडरेशन इक्वल टू 1 CR। जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी वो आपकी बन जाएगी सेल कंसिडरेशन में से माइनस कर देना कॉस्ट, ये आ जाएगा आपका कैपिटल। कैपिटल गेन्स को कैसे एग्जाम्प्ट करवाना है, कैपिटल गेन्स को कैसे जमीन है, जमीन को आपने कन्वर्ट कर लिया, कैपिटल गेन को एग्जाम्प्ट करवाना चाहते हो, फिर 54F की अपने घर खरीद लो। तो ट्रांसफर मतलब जमीन का ट्रांसफर करके घर खरीद लो, एग्जाम्पशन आपको याद रखना है। इसके अंदर फेयर मार्केट वैल्यू ही सेल कंसिडर रहेगी। अब कैपिटल गेन कैसे निकाला, 1 CR माइनस आ गया आपका। अब ये टैक्सेबल अभी नहीं होगा, अभी तो सिर्फ कंप्यूट होगा। जिस साल कन्वर्ट हुआ है उस साल कैपिटल गेन्स होगा, लेकिन ये किस साल की इनकम माना जाएगा, किस साल उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा, जब वो स्टॉक इन ट्रेड एक्चुअली बिक जाएगा। तब ये मान लो ये स्टॉक इन ट्रेड एक्चुअली बिका, 2-3 महीने बाद ही बिक गया 25-26 में, तो उस केस में ये 1.5 करोड़ में बिका, 1.5 करोड़ में बिका। तो फिर उस केसेस में हम 1.5 करोड़, ये जो आपका 50 लैक्स है ये आपका रहे, दो इनकम आएगी उस साल जिस साल ये फाइनली बिकता है, एक तो और एक आपकी कैपिटल की। ठीक है। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, जैसे मान लो कि ना वो ऐसा बोलेंगे कि लैंड को कन्वर्ट कर लिया फ्लैट्स में, फ्लैट्स में कन्वर्ट कर मतलब लैंड को कन्वर्ट कर लिया से प्लॉट्स में, और 15 प्लॉट्स में कन्वर्ट कर लिया, 10 ही बिक, जो भी कैपिटल गेन होगा वो प्रोपोर्शनेट टैक्सेबल होगा। जो आपका कैपिटल गेन आया होगा वो 15 प्लॉट्स का होगा, मल्टीप्लाइड बाय 15 × 10 करना। कैपिटल गेन जितना स्टॉक बिक चुका है, जितना स्टॉक बिक चुका है उसका ही कैपिटल गेन्स टैक्सेबल होता है। फिर कैपिटल गेन्स स्लम सेल की हम बात, स्लम सेल, स्लम सेल यानी पूरा की पूरा बिजनेस बेच दिया, जहाँ पर इंडिविजुअल, असेट्स की सेल कंसिडरेशन डिसाइड नहीं की, पूरा बिजनेस। फिर उस केसेस में सेल कंसिडरेशन क्या है, सेल कंसिडरेशन रहेगी जो की फेयर मार्केट वैल्यू रहेगी एक्चुअल हायर। पूरा बिजनेस 25 लाख में बेच दिया, 25 लाख इज द सेल कर। कॉस्ट क्या रहेंगे, तो कॉस्ट नेटवर्थ लेना, कॉस्ट नेटवर्थ लेना। यहाँ पे नेटवर्थ कॉस्ट कैसे निकालेंगे, सारी एसेट्स का टोटल करना आउटसाइड लाइबिलिटीज। जब सारी एसेट्स का टोटल करोगे तो एक बात का ध्यान रखना, जो डेप्रिशिएबल एसेट्स होते हैं प्लांट एंड मशीन, इंटेंजिबल एसेट, कि आप क्या कीजिएगा, WDV एज पर इनकम टैक्स कंसिडर। नेटवर्थ निकालते टाइम स्टॉक को भी ऐड करना है, डेटर्स कैश सबको ऐड करना। रिवैल्यूएशन को इग्नोर कर देना, अगर किसी एसेट को ने जानबूझ के हायर वैल्यू पे लिख रखा है और रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट कर रखा है तो रिवैल्यूएशन रिजर्व को इग्नोर कर देना। ठीक है, 35 AD की एसेट्स की कॉस्ट जीरो ले लेना, और सेल्फ जनरेटेड गुडविल की कॉस्ट जीरो ले लेना, और सिर्फ अपनी बिजनेस की एसेट्स एंड बिजनेस की लाइबिलिटीज, साइड लाइबिलिटी माइनस करते हैं तो घर वर की लाइबिलिटीज माइनस मत। ठीक है, फिर ये लोग कहते हैं सेक्शन 45 बने इंश्योरेंस रिसिट्स। इंश्योरेंस रिसिट, जैसे मान लो कि आपके पास कोई एसेट, तो वो एसेट डिस्ट्रॉय वगैरह हो गई, जैसे कोई अर्थक्वेक वगैरह आया और एसेट डिस्ट्रॉय वगैरह हो गई, या कोई फ्लड, टाइफून, हरिकेन, अर्थक्वेक, कुछ दंगे वंगों में आपकी एसेट डिस्ट्रॉय हो गई, कोई आग की वजह से एसेट डिस्ट्रॉय हो गई, या कोई एनिमी एक्शंस की वजह से आपकी एसेट डिस्ट्रॉय हो चुकी, तो यू हैव अ बिल्डिंग नाउ दैट हैज बीन डिस्ट्रॉयड ड्यू टू एनी काइंड ऑफ एन अटैक। नाउ आपने बिल्डिंग का करवा रखा था इंश्योरेंस, कैन यू रिसीव एन इंश्योरेंस क्लेम। तो ये बोलते हैं जो आपको एसेट मिली है या फिर पैसे मिले का फेयर मार्केट वैल्यू असेट की है वो, प्लस जितना आपको पैसा मिला है वो, तो सेल कंसिडरेशन ऑफ इक्विटी का, और ट्रांसफर है तो आप माइनस आ जाएगा कैपिटल गेन्स, कॉस्ट ऑफ है तो ही माइनस। बस ये कहना चाहते हैं कि अगर आपकी असेट आपने बेची नहीं है बट आपको ट्रॉय हो जाती है, के रेस्पेक्ट में इंश्योरेंस क्लेम मिलता है इन केसेस के, तो
वो टैक्सेबल होगा। लेकिन बेटा जैसे है ना, क्या होगा, मान लो असेट आज डिस्ट्रॉय हुई 25-26 में, लेकिन आपको क्लेम 26-27 में मिला, कोई बात हो जाएगी। टैक्सेबल कब होगा? जब एक्चुअली आपको क्लेम रिसीव, जब मनी और अदर असेट्स रिसीव होंगे, तब ये बात थी। फिर बच्चों कभी कभी क्या होता है, असेट्स हम बेचते नहीं है, गवर्नमेंट कंपलसरी एक्वायर, गवर्नमेंट जब कंपलसरी एक्वायर कर लेती है तो भी उसके ऊपर कैपिटल गेन्स आप लोगों को है। सेल कंसिडरेशन क्या होगी? सेल कंसिडरेशन द कॉम्पनसेशन पेड बाय द गवर्नमेंट गेन्स। लॉन्ग टर्म रहेगा तो जो एग्जाम्पशन मिलती है, जनरली ऐसा हो गया कि मतलब और को बेचेंगे तो लगेगा 50C, लेकिन गवर्नमेंट ने छीन लिया तो फिर उस केस में आ जाएगा कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ असेट्स वाला पॉइंट। जो पैसे मिलेंगे गवर्नमेंट से वो आपके लिए क्या रहेगा? टैक्सेबल। फिर है ना, एनहांस कंपनसेशन का क्या करते हैं? एनहांस कंपनसेशन अदर सोर्सेज में टैक्सेबल नहीं होता, एनहांस कंपन कैपिटल गेन टैक्सेबल होता है। अगर आपको एनहांस कंपन तो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जीरो देगी, मतलब वो पूरा की पूरा एनहांस कंपन कैपिटल गेन्स में टैक्सेबल। लेकिन जो इंटरेस्ट ऑन एनहांस कंपनसेशन है, इंटरेस्ट ऑन एनहांस कंपनसेशन टैक्सेबल का अदर सोर्सेज में 50% माइनस के बाद। फिर देखिए, फिर अपन बात कर लेते हैं, चांसेस कम है इसके के क्वेश्चन, क्वेश्चन लेवल पर जब से न्यू सिलेबस आया तब से पेपर नहीं दिखता है पूछ। अब इनने क्या करा, कैपिटल गेन्स ऑन डिस्ट्रीब्यूशन बाय असेट्स इन लिक्विडेशन के टाइम पर आकर आपको असेट्स मिल, ठीक है। तो अगर अपन बात करते हैं, अगर कंपनी असेट्स दे देती है अपने शेयर होल्डर, तो कंपनी के पास से असेट्स कही है, तो इट इज एग्जम्प्टेड ट्रांसफर, इज नॉट अ ट्रांसफर, तो ट्रांसफर नहीं। कंपनी के एंगल से इन असेट दी तो कंपनी के एंगल से, शेयर होल्डर के एंगल से क्या होगा? शेयर होल्डर के एंगल से ये होगा कि यार, अब शेयर होल्डर को असेट मिली है, शेयर्स गए हैं, शेयर्स गए और शेयर्स के बदले में क्या मिली है? असेट्स। तो शेयर होल्डर के लिए वो कैपिटल गेन्स। जैसे मैंने शेयर खरीदे थे 10 लाख, अब मुझे उसके रेस्पेक्ट में असेट मिल गई है 15 लाख की, तो सेल कंसिडर 15 लाख। मान लो कोई असेट मिली, असेट मिली प्लस कुछ कैश भी मिला, तो 2 लाख का और कैश भी मिली, असेट की फेयर मार्केट वैल्यू 15 लाख है, कैश मिल गया, टोटल मिला के मुझे 15 लाख, तो लेस कर दूंगा जो मेरी कॉस्ट थी, 10 लाख की खरीदे तो 7 लाख का मेरा क्या आ जाएगा? कैपिटल। लेकिन है ना, इसमें एक बात और है, आपको आपने बताया था कल रिवाइज, लिक्विडेशन के टाइम पे जो पेमेंट मिलता है उस अमाउंट ऑफ प्रॉफिट डिविडेंड होता है सेक्शन 2। तो जैसे अगर आपको 17 लाख मिल रहे हैं, 17 लाख पूरे कैपिटल गेन्स में टैक्सेबल, 17 लाख में से आप जितने को डीम डिविडेंड माना जा रहा है, 17 लाख में से आप माइनस कर एक 2 लाख का डीम डिविडेंड मानेगा, सेल कंसिडरेशन कितनी मानी जाएगी? 15 लाख। तो याद रखना, अप टू द अमाउंट लिक्विडेशन के टाइम पे शेयर है, तो अप टू द ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स डीम डिविडेंड कंसिडर कर सकते हैं। जितना अमाउंट डीम डिविडेंड का है वो माइनस कर देंगे, उसके बराबर के डीम डिविडेंड विल बी टैक्सेबल एट अदर्स। तो ये प्रॉफिट्स है तो डीम डिविडेंड है, अदर सोर्सेज में टैक्सेबल है। और मनी रिसीट प्लस फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द असेट माइनस असेट, ये आपकी सेल कंसिडरेशन रहेगी। कॉस्ट कैसे लेंगे बेटा? तो कॉस्ट वही सर, एक से प्लेस सबको वही ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होता है। अब बात आ जाती है बायबैक ऑफ शेयर। बायबैक के केस में, बायबैक बाय कंपनीज अदर देन डोमेस्टिक कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी के अलावा किसी का है। तो अब यार देखो, मैंने किसी फॉरेन कंपनी के शेयर, फॉरेन कंपनी के 18 लाख में खरीद, मैंने बायबैक करके मुझे 18 लाख दे दिए, ठीक है भाई, का डिफरेंस लाख रुपए टैक्सेबल। बायबैक, ये अपने लिए बायबैक बिफोर देखने की जरूरत। अब क्या हुआ है बायबैक आफ्टर, बायबैक बाय डोमेस्टिक कंपनी एक 10, तो हमारा तो 25 केसेस कि जो भी मैंने आपको कल ही बताया था, बायबैक के टाइम पे जो भी
होगा वो कम्प्लीटली टैक्सेबल होगा, कम्प्लीटली अदर सोर्स। ठीक है, तो कुछ खर्चा वगैरह माइनस नहीं होगा। तो क्या बचा, जैसे मेरे पास है ना रिलायंस के शेयर के खरीद 1 लाख रुपए में बाय बैक कर, 3 लाख रुपए में क्या बन जाएगा, यहाँ सेल कंसिडरेशन मान कि 3 लाख को पूरा की पूरा आपने क्या माना डिविडेंड, कॉस्ट कितनी हो जाएगी 1 लाख रुपए, तो 1 लाख रुपए का यहाँ पे लॉस खड़ा हो जाएगा। कॉस्ट का ट्रीटमेंट ये रहेगा कि वो 1 लाख रुपए का लॉस आप यहाँ गेट कर सकते हैं। याद रखना उधर कोई खर्चे वगैरह माइनस। फिर यहाँ पर कुछ एग्जम्प्टेड ट्रांसफर दे रखे हैं, एग्जम्प्टेड ट्रांसफर दे रखे हैं, इन केसेस में कभी भी कैपिटल गेन्स नहीं, इन केसेस कैपिटल गेन, असेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑन पार्टीशन और टोटल पार्टीशन ऑफ एचयूएफ के बंटवारे पे असेट्स मिल, एचयूएफ के पास से असेट जा रही है कैपिटल गेन। अगर कोई इंडिविजुअल एचयूएफ गिफ्ट विल या इन इररिवोकेबल ट्रस्ट के थ्रू करता है तो भी कैपिटल गेन। जैसे मेरे पास एक लैंड है और मैं भैया मेरे पास से ट्रांसफर तो हुआ है, एक्चुअल कंसिडरेशन नहीं आई है, लैंड एंड बिल्डिंग खतरनाक है कि टाइम वैल्यू मेरे को क्या देना पड़ जाता, टैक्स भले ही गिफ्ट दिया है मैंने फिर भी मुझे क्या लग जाता, टैक्स लग जाता। लेकिन ऐसा नहीं किया सरकार ने, अगर इंडिविजुअल एचयूएफ लैंड या कोई भी असेट गिफ्ट कर रहे हैं, सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ, पहले ये एनी पर्सन के ऊपर पॉइंट अप्लाई होता था। फिर अगर होल्डिंग कंपनी अपनी 100% सब्सिडरी कंपनी, होल्डिंग कंपनी को ट्रांसफर कर रही है 100%, तो जो भी असेट का लेन देन होगा वो एग्जम्प्टेड ट्रांसफर की डेफिनेशन आएगा। अगर इमर्ज्ड कंपनी के मुझे शेयर्स मिलते, ट्रांसफर और इशू ऑफ शेयर, जो भी कंपनी है, दो कंपनी का डीमर्जर हो रहा है तो असेट ट्रांसफर होगी, वो भी एग्जम्प्टेड ट्रांसफर है। मुझे ना नई कंपनी के शेयर्स मिलेंगे डीमर्ज कंपनी के, पुरानी कंपनी की कुछ शेयर चले जाएंगे, वो भी एग्जम्प्टेड ट्रांसफर है। अमल कमीशन के अंदर भी एसेट ट्रांसफर हो रही है, वो एग्जम्प्टेड ट्रांसफर है। अब मेरे पास पुरानी कंपनी के शेयर्स जाके नई कंपनी के शेयर्स मिल जाएंगे, वो भी एग्जम्प्टेड ट्रांसफर। तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड इशू करती है आरबीआई और उसका रिडम्पशन तक आप रख के रखते हो तो वो पूरा की पूरा एग्जम्प्ट रहने वाला है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में गोल्ड को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हो या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हो तो भी वो एग्जम्प्ट रहेगा। अगर आप किसी कंपनी के बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, डिबेंचर सर्टिफिकेट, शेयर्स और डिबेंचर में कन्वर्ट कर लेते हो, जैसे मेरे पास कंपनी के डिबेंचर थे 5 लाख के, आज वो शेयर्स में कन्वर्ट हो गए, शेयर्स में कन्वर्ट हो गए और शेयर की वैल्यू 25 लाख है, मेरा फायदा तो हो गया लेकिन टैक्स देने की जरूरत नहीं। कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस शेयर ऑफ अ कंपनी इनटू इक्विटी शेयर, आपके पास कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर थे, आपने कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स लिए, शुरू में वो प्रेफरेंस शेयर्स रहेंगे, उसके बाद वो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाए। आपने 10 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स लिए, आज वो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होकर वो 50 लाख के हो गए, एग्जाम रहेगा। ठीक है, ये सबको छोड़ो, एग्जाम के लिए अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है, रिवर्स मॉर्गेज। कभी कभी पूछ लेते हैं, अगर रिवर्स मॉर्गेज स्कीम आपको है, रिवर्स मॉर्गेज स्कीम में जो ट्रांसफर हुआ है वो एग्जाम्प्टेड ट्रांसफर में आता है, रिवर्स मॉर्गेज स्कीम में जो ट्रांसफर हुआ है वो एग्जाम्प्टेड ट्रांसफर में आता है। तो जैसे आपको कोई ऐसे भारी भारी वर्ड्स मिल जाए कैपिटल गेन्स में, अमल कमीशन, डीचर, या फिर अगर अपन बात करते हैं होल्डिंग, सब इसको एग्जम्प्टेड ट्रांसफर करना। इंटर लेवल पर वो इतना नहीं पूछते, बच्चों को पता है कि कैपिटल गेन्स अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड है तो लैंड एंड बिल्डिंग का क्वेश्चन ज़्यादा पूछ। फिर भाई लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म किसे कहते हैं, तो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैसे कहते हैं, तो भैया अब तो आपको बहुत ही सिंपल हो चुका है। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म इन तीन चीज़ों के लिए, लिस्टेड सिक्योरिटीज, ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, और इनके लिए तो बच्चे हम कितना देखेंगे, ये नहीं है आपका इधर ट्रांसफर टेक्स प्लेस ऑन एंड आफ्टर 27, तो भाई सिक्योरिटी लिस्टेड इन स्टॉक एक्सचेंज, ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड और जीरो कूपन, डेट ओरिएंटेड नहीं इक्विटी ओरिएंटेड, इन सब के लिए कितना देखेंगे 12 महीने, और बाकी एसेट्स के लिए कितना देखेंगे। अच्छा याद रखना वो स्लम सेल थे ना, स्लम सेल, जहाँ स्लम सेल में अपन को देखना है कि लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है, स्लम सेल में अगर हमें देखना है लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट के लिए 36 में। कैपिटल असेट्स किसे कहते हैं, कैपिटल असेट्स हम किस
यार ठीक है, पता है आप एग्जाम टाइम के पहले क्या देखे, ये सारी प्रॉपर्टी कैपिटल असेट, इंटेंजिबल, ठीक है, बिजनेस या फिर आपके पर्सनल केयर, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड इज अ कैपिटल असेट, बट कुछ चीज़ें कैपिटल असेट्स नहीं। स्टॉक इन ट्रेड इज नॉट अ कैपिटल असेट, पे जीवीपी लगेगा। लेकिन एफ का स्टॉक इन ट्रेड भी, एफ का शेयर्स जो स्टॉक इन ट्रेड की तरह होल्ड कर, तो भी उन्हें कैपिटल असेट्स ही ट्रीट किया जाता है। फिर याद रखना, पर्सनल मूवेबल आइटम्स कैपिटल असेट्स नहीं होते, पर्सनल मूवेबल आइटम्स कैपिटल असेट्स होते, लेकिन कुछ चीज़ें पर्सनल मूवेबल होने के बाद भी कैपिटल असेट्स होती, आर्कियोलॉजिकल थिंग्स, आर्टिफैक्ट्स, स्कल्पचर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर तो रूरल एग्रीकल्चर लैंड, रूरल एग्रीकल्चर लैंड ये भी कैपिटल असेट्स की डेफिनेशन में आती है। रूरल एग्रीकल्चर लैंड इज नॉट अंडर द डेफिनेशन ऑफ कैपिटल असेट्स। और सर्टेन गोल्ड बॉन्ड्स और स्पेशल बियरर बॉन्ड्स, ये कैपिटल असेट्स नहीं, ठीक है। तो रूरल एग्रीकल्चर लैंड हम बेचते हैं तो कैपिटल गेन्स नहीं, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बेचेंगे तो आपका कैपिटल गेन्स लग, ठीक है। दैट इज द कैपिटल गेन्स। पर अब आने के चांसेस बढ़ के जाना। छोटा चैप्टर अपन रिकैप, रिटर्न ऑफ इनकम, रिटर्न ऑफ इनकम 4 नंबर का आता है थ्योरी में, तो अगर 5 10 15 क्वेश्चन पढ़ के चले जाओ, बता रहा हूँ, हो जाते। किन किन को रिटर्न भरना, कंपनी को भरना कंपल, पार्टनरशिप को रिटर्न भरना, ठीक है। फिर ऐसा कोई ऑर्डिनरी रेसिडेंट जिसका इंडिया के बाहर कोई असेट है, आपके पास इन बाहर की कंपनी के शेयर्स है, या फिर कोई बाहर बैंक अकाउंट, या फिर किसी अकाउंट में आपकी साइन अथॉरिटी, मतलब आपकी साइन के बिना, या फिर असेट तो किसी और के नाम पर, जैसे ट्रस्ट के नाम पर, बट उसके फ्रूट्स आपको मिल, ऐसा कुछ हुआ तो आपको इनकम टैक्स का रिटर्न भरना कंपलसरी रहेगा। एक ऑर्डिनरी रेसिडेंट का इंडिया के बाहर कुछ इंटरेस्ट वगैरह है, या कहीं वो बेनिफिशियरी है, साइनिंग अथॉरिटी है, तो आपको रिटर्न भरना कंपलसरी। इसके अलावा किन लोगों को रिटर्न भरना पड़ता है, तो इसके अलावा उन लोगों को रिटर्न भरना पड़ता है जिनकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को क्रॉस कर जाती है। लेकिन याद रखिएगा, बेसिक एग्जम्पन लिमिट को क्रॉस तो कर जाएगी, लेकिन डिडक्शंस को दिए बिना देखना है, और सेक्शन 54 की एग्जम्पशंस दिए। फॉर एग्जांपल मुझे एक कैपिटल गेन हुआ और मेरी तो मेरी कैपिटल गेन को मैंने एग्जाम करवा लिया, 1 करोड़ का घर खरीद, मेरा कैपिटल गेन हो गया बच्चे। अब मेरी इनकम देखोगे तो टेक्निकली हो गई जीरो, मुझे return नहीं भरना चाहिए, बेसिक एग्जाम पास नहीं कर रहा, लेकिन ये का बेनिफिट देना है, नहीं देकर हमें देखना है, तो अब रिटर्न भरना पड़ेगा। मैं टैक्स भरने की बात नहीं कर रहा हूँ, रिटर्न फाइल करने की बात कर रहा हूँ। फिर बच्चों, इनके अलावा किन लोगों को रिटर्न भरना पड़ता है, जिसने भी करंट अकाउंट के अंदर 1 खोखे से ज़्यादा जमा कर दिया हो, तो अपना रिटर्न भरना पड़ेगा। जिसने सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर 50 लाख या उससे ज़्यादा जमा किया, उसको भी इनकम टैक्स का फाइल करना पड़ेगा। टर्नओवर 60 लाख को एक्सीड करता है, उसको अपना रिटर्न फाइल करना है, या प्रोफेशन में है और 10 लाख को एक्सीड फाइल करना पड़ेगा, या फिर उसने अगर फॉरेन ट्रैवल के ऊपर 2 लाख से ज़्यादा खर्चा किया, या फिर बिजली का बिल 1 लाख से ज़्यादा। मेन चीज़ हो गई, करंट अकाउंट में 1 करोड़ से ज़्यादा जमा कर दिया, सेविंग में 50 लाख या उससे ज़्यादा आपने जमा, टर्नओवर 60 लाख को एक्सीड करता है, प्रोफेशन में 10 लाख को एक्सीड करता है, फॉरेन ट्रैवल पे 2 लाख से ज़्यादा खर्च कर दिया, लाइट का बिल 1 लाख से ज़्यादा का भर दिया, या फिर आपकी टीडीएस और टी का टोटल 25,000 या उससे ज़्यादा है, और सीनियर के केस में 50,000 या उससे ज़्यादा है, ये केसेस हो जाते हैं, तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। रिटर्न फाइल कब करते हैं, तो रिटर्न फाइल जैसे 25 26 का है, तो रिटर्न फाइल आप करेंगे ऐसे, फिर आपका ऑडिट नहीं होता, फाइलिंग की डेट 30 जुलाई, आपका ऑडिट होता है तो आपको रिटर्न जाएगी 31 अक्टूबर ऑफ द असेसमेंट ईयर। इसमें आपको ध्यान रखना कि अगर आप किसी पार्टनरशिप पार्टनर और पार्टनर, आपका ऑडिट नहीं होता है लेकिन पार्टनरशिप फर्म का ऑडिट होता है, तो आपके लिए भी जो डेट रहेगी वो 31 जुलाई ऑफ असेसमेंट ईयर हो जाएगी।
अब रिटर्न टाइम पे नहीं भरते हैं तो क्या होगा, ब्याज देना पड़ेगा। जितना आपका टैक्स जितना आपका टैक्स बनता है उसके ऊपर 230 पर एक हिसाब से ब्याज देना पड़ता है। 31 जुलाई आपकी ड्यू डेट थी, आपने रिटर्न नहीं भरा, 1 अगस्त से ब्याज लगना चालू हो जाएगा। ब्याज की रेट रहेगी 1% पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ। तो मान लो अगर आपका ब्याज है, मान लो आपका सॉरी टैक्स है, आपका टैक्स तक का 1% पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ करना पड़ेगा। तो आपने 4 अक्टूबर को भरा, फिर वो आ जाएगा अगस्त सितंबर अक्टूबर, 3 महीने का आपको ब्याज लग जाएगा। हमेशा ब्याज किस पे लगेगा, जितना टैक्स आपकी तरफ से गवर्नमेंट को पेबल था उस फीस आपको पे करनी पड़ती। फीस ये पे करनी पड़ती है यार कि अगर आपकी रिटर्न आपने लेट भरा तो 5,000 की फीस लगेगी, लेकिन अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख को एक्सीड नहीं करती है तो 1,000 रुपये तक की फीस आपको देनी। रिटर्न पे कौन साइन करता है, तो भाई जो फाइल करेगा वो साइन। ठीक है, मैं मेन याद रख लेना, कंपनी के केस में मैनेजिंग डायरेक्टर करेगा, वो नहीं होगा तो कोई और डायरेक्टर कर देगा। एलपी के केस में डेजिग्नेटेड पार्टनर करेगा। ठीक है, बाकी केस में उस वो पर्सन या उसके द्वारा ऑथराइज पर्सन जो भी। एलएलपी के लिए कभी कभी पूछ लेते हैं कि एलएलपी का रिटर्न कौन फाइल करता है, तो डेजिग्नेट लॉस का रिटर्न भरना है कि नहीं भरना। कि अगर लॉस को कैरी फॉरवर्ड कराना चाहते हो तो प्लीज ध्यान रखिए, लॉस का रिटर्न टाइम पे भर। लॉस का रिटर्न आपको लॉस को कैरी फॉरवर्ड, सेट ऑफ नहीं, कैरी फॉरवर्ड कराना है तो लॉस का रिटर्न आप टाइम पे भर। हाँ, नहीं तो आप लॉस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे। दो लॉसेस ऐसे हैं जिसको रिटर्न टाइम पे ना भर के भी कैरी फॉरवर्ड, हाउस प्रॉपर्टी लॉस और अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। दो लॉस ऐसे हैं। कभी कभी ऐसा लिखा हुआ मिल जाता है कि ना वो लोगों ने लॉस तो हुआ था, कैरी रिटर्न लेट भरा और पीजीवीपी का लॉस था, तो वो कैरी फॉरवर्ड लॉस अपन उसको क्या करके लेकर आए, ब्रॉड फॉरवर्ड करके लेकर। तो उस केसेस में हम सेट ऑफ नहीं, क्योंकि रिटर्न टाइम में ओरिजिनल रिटर्न जो था, जिस साल लॉस हुआ था उस साल का रिटर्न आपको टाइम पर। अब डेट कब तक भर सकते डेट कब तक भर सकते हो, बिलेटेड रिटर्न कब तक फाइल किया जा सकता। तो भाई बिलेटेड रिटर्न फाइल किया जा सकता चलेगा 31 जुलाई, 31 दिसंबर तक कर सकते हो। और कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर। रिवाइज रिटर्न कब तक फाइल कर सकते हो, तो रिवाइज रिटर्न भी आप 31 दिसंबर तक फाइल कर सकते हो और कंप्लीट असेसमेंट विच एवर इज। एक बात याद रखना, आप कितनी बार भी रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, ओरिजिनल रिटर्न को भी रिवाइज कर सकते हो, लॉस को भी रिवाइज कर सकते हो, इसको भी, डेट को भी रिवाइज कर सकते हो। अपडेटेड रिटर्न के अंदर हमें है, अपडेटेड रिटर्न के अंदर क्या है, देखिए सेक्शन 139 सब सेक्शन 8 है। सेक्शन 139 सब सेक्शन 8 है। अपडेटेड रिटर्न क्या कहता है, अरे देखो, आपसे गलती हो गई, आपसे गलती हो गई, आपको पता है आपने टैक्स कम या आपने ज़्यादा रिफंड क्लेम कर लिया या ज़्यादा लॉस आपने कैरी फॉरवर्ड कर लिया, आपसे ऐसा कुछ गलती हो गई जो कि इनकम टैक्स के लिए समस्या है ना, इनकम टैक्स के साथ आपने गलत कर दिया, आपके साथ गलत नहीं, इनकम टैक्स के साथ आपने गलत कर दिया। अब क्या होगा, आप ये बताओगे नहीं, तो पता चलेगा, फिर वो 200% पेनल्टी लगा देते हैं बाद में कि उसमें मिस रिपोर्टिंग अंडर रिपोर्टिंग के अंदर कंसिडर कर लेते हैं। लेकिन अब बोलोगे हम कैसे बताएं, हम बताना चाहते हैं लेकिन 31 दिसंबर हो गया, टाइम चला गया, हमें बाद में पता चला। सरकार ने बोला आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते। अपडेटेड रिटर्न पहले अपन 2 साल तक फाइल कर सकते थे, अब अपडेटेड रिटर्न असेसमेंट ईयर खत्म होने से लेकर 4 साल तक क्या किया जा सकता ये उन्हीं केसेस में फाइल किया जा सकता है जिसमें इनकम टैक्स का फायदा होगा। मतलब आप रिफंड मांगने के लिए नहीं कर सकते, आप एक्स्ट्रा टैक्स देने के लिए कर सकते हो, आप लॉस कम करने के लिए कर सकते हो, इसलिए आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो। भले ही आपने अपडेटेड रिटर्न तो आपने ओरिजिनल रिटर्न नहीं भी भरा है तो भी आप फाइल कर सकते हो। अपडेटेड रिटर्न सिर्फ एक ही बार फाइल किया जा सकता है, और जब आप अपडेटेड रिटर्न फाइल करोगे तो अपडेटेड रिटर्न के साथ आपको टैक्सेस भी देने पड़ेंगे। अगर आप असेसमेंट ईयर के एंड से 1 साल के अंदर अंदर आप रिटर्न फाइल कर देते हो तो जो भी आप टैक्स पे करोगे, जो भी आप इंटरेस्ट पे करोगे उसका 25% एक्स्ट्रा पे कर देना। अगर आप 2 साल के अंदर अंदर करते हो तो फिर जो भी आप टैक्स पे करोगे, इंटरेस्ट पे करोगे, उसका 50% एक्स्ट्रा कर देना। और में थर्ड ईयर में करेंगे तो अब हो चुका है बच्चे यहाँ पे 60% एक्स्ट्रा टैक्स दे देना। पेनल्टी का नहीं, सिर्फ इंटरेस्ट का और टैक्स का। और फोर्थ ईयर में करेंगे तो बच्चे रहेगा यहाँ पे 75 एडिशनल टैक्स आपको देना पड़ेगा। तो व्हाट यू हैव टू डू व्हाइल फाइलिंग द अपडेटेड रिटर्न, यू हैव टू पे टैक्स, यू हैव टू पे इंटरेस्ट प्लस एडिशनल टैक्सेस व्हिच इज समटाइम 25, समटाइम 50, टाइम 60, 5 एडिशनल। ये किसका रहेगा, टैक्सेस प्लस इंटरेस्ट का। अगर आप रिटर्न भरते हो और आपके रिटर्न में कुछ मिस्टेक्स वगैरह निकल जाती है, कोई छोटी मोटी
असेसिंग ऑफिसर पकड़ लेता है, तो असेसिंग ऑफिसर आपको एक नोटिस भेजेगा कि वो डिसमिस को आप ठीक कर लीजिए। नोटिस आने से 15 दिन के अंदर अंदर आप ठीक कर लीजिएगा। डिफेक्टिव रिटर्न पूछ लेते हैं, वो बोलता है कि भाई डिफेक्टिव रिटर्न कब हो जाते हैं, तो आपके रिटर्न में अपेरेंट मिस्टेक है, कुछ ऐसे ही दिख रहा है कि यार कुछ ना कुछ मिस्टेक आपने कर दी है। असेसिंग ऑफिसर विल आस्क यू टू रेक्टिफाई विद इन 15 days. दिस टाइम पीरियड कैन ऑल्सो बी एक्सटेंडेड if you don't reply within that 15 days or extended time period, then in that case then in that case that your return will be considered as a defective return, और उसको इनवैलिड रिटर्न टीन कर लिया जाएगा। ऐसा मानेंगे कि आपने रिटर्न फाइल किया ही नहीं। फिर दोस्तों 139(1)(a) 139(1)(a में कोटिंग ऑफ आधार नंबर, यार ये तो सही बात है, कब आधार नंबर कोट करना पड़ता है। अब आपको अगर पैन कार्ड लेना हो या इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना हो, तो आपको आधार नंबर के बिना आपका काम नहीं आएगा। पहले होता था कि आधार नंबर के लिए अप्लाई कर दो और उसकी एनरोलमेंट आईडी दे दो तो भी काम चल जाता था, बट अब आधार नंबर की एनरोलमेंट आईडी नहीं चलने वाली। यार अगर आपने आपने ना पहले रिटर्न ले रखा है, आप सॉरी पहले आपने पैन कार्ड ले रखा है, पहले से ही आपने पैन कार्ड ले रखा है और उस टाइम पे आपने आधार इनकम टैक्स को नहीं दिया था क्योंकि आपके पास उस टाइम आधार नहीं था। है ऐसे लोग जो पुराने समय से पैन कार्ड लेके बैठे हैं, तो उनको अपना आधार इंटीमेट करना पड़ता है। अगर वो अपना आधार इंटीमेट नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे कभी कभी आपसे पूछ सकते हैं 4 नंबर में कि यार भाई यार आधार नंबर इंटीमेट नहीं किया तो क्या हो जाएगा, आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा। पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा, उससे ये नुकसान हो जाएगा कि आपका हायर रेट से टीडीएस, ठीक है, और हायर रेट से आपका क्या कट हो जाएगा, टीडीएस कट। और आपको रिफंड वगैरह चाहिए, आपको मिलने में मुश्किल, और रिफंड पे इंटरेस्ट इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला, कुछ भी नहीं मिलने। फिर है ना दोस्तों, ये क्वेश्चन भी एक इंपॉर्टेंट बन जाता है, किन लोगों को आधार नंबर इंटीमेट करने की जरूरत नहीं हो। तो जो भी आसाम, जम्मू कश्मीर, मेघालय के, को ये याद रख के जाना बच्चे, किन किन को आधार इंटीमेट, इन स्टेट्स के लोग नॉन रेजिडेंट्स को, या फिर जिनकी एज 80 साल या उससे ज़्यादा की हो गई है, या फिर जो इंडिया के सिटीजन नहीं है, इनको आधार नंबर इंटीमेट करने की ज़रूरत नहीं। फिर टैक्स रिटर्न प्रिपेरर स्कीम क्या है, देखो जो सी है या फॉर्म कर के लिए सरकार एम्प्लॉयमेंट स्कीम लेकर आई थी कि लोगों का टैक्स प्रिपेयर कर रिटर्न प्रिपेयर कर सकते हैं। बट याद रखना, ये टैक्स रिटर्न प्रिपेयर्स जो होते हैं, ऑडिट करने वाले जिनका ऑडिट होगा उनके लिए एप्लीकेबल नहीं, का ये रिटर्न नहीं भर पाएंगे। और एक चीज, यहाँ पर नॉन रेसिडेंट का रिटर्न भी ये लोग टैक्स रिटर्न प्रिपेयर, ठीक है। तो इसमें ना एक क्वेश्चन और बन जाता है, एक क्वेश्चन और वो पूछ लेते हैं, कब कब आपको आधार ऑथेंटिकेट कराना। देखो एक होता है इंटीमेट, इनकम टैक्स को बताना। ऑथेंटिकेट मतलब क्या होगा, कुछ ट्रांजैक्शन आप जब करोगे तो वो आपसे आधार नंबर पे ओटीपी मांगेंगे, आपसे ऑथेंटिकेट कराएंगे, आपको एक्चुअली डिजिटली तरीके से साइन करवाएंगे आपके ऊपर। ये कब होता है, तो बच्चों ये याद रखना, जब भी आप कैश डिपॉजिट करोगे बैंक में 1 लाख या उससे ज़्यादा का, या कैश विड्रॉ करोगे 20 लाख या उससे ज़्यादा का, या फिर करंट अकाउंट ओपन करोगे, ठीक है, कैश क्रेडिट अकाउंट ओपन करोगे, तो उस केस में रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है बैंक कि वो आपसे आधार नंबर ले, आधार नंबर तो ले प्लस 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 उसको ऑथेंटिकेट भी कर। तो एक क्वेश्चन तो ये बन गया, यार आधार नंबर ऑथेंटिकेट कराने की कब जरूरत, और एक क्वेश्चन आपका बन गया कि आधार किन लोगों को इंटीमेट नहीं करना पड़ेगा। तो इंटीमेट नहीं करना पड़ेगा तो वो आ गया आसाम से, जिनकी एज 80 या उससे ज़्यादा हो जाती है वो, नॉन रेसिडेंट्स या फिर जो इंडिया के सिटीजन नहीं है वो। और ये वाला क्वेश्चन क्या बन जाता है, कब कब ऐसे केसेस है जहाँ आपको आधार ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा, जब वो आएगा आपका बैंक के अंदर, आप जमा कर रहे हो 20 लाख या उससे ज़्यादा का कैश, या फिर कैश जमा या विड्रॉ, या फिर आप करंट अकाउंट ओपन कर रहे हैं, इस केसेस के अंदर आपको आधार ऑथेंटिकेट कराने की जरूरत पड़ेगी। फिर ये थियोरिटिकल है, आप इसको देख सकते हो। कब कब आपको पेन पेन नंबर आपसे मांगते हैं, जहाँ पर वो आपसे पेन नंबर मांग सकते, ठीक है।
तुम जगह तो 50-50 हज़ार रुपये ही है। जस्ट गो थ्रू इट, आप लोग इसको एक बार रीड करोगे काम होगा। तो देखो 4-5 क्वेश्चन में बता देता हूँ, जो पढ़ के जाओ इस बार। किनको रिटर्न फाइल करना है, रिलेटेड रिटर्न कब तक भर सकते हैं, रिवाइज रिटर्न कब तक कर सकते हैं, अपडेटेड रिटर्न कौन लोग फाइल कर सकते हैं, कैसे फाइल कर सकते हैं, एडिशनल टैक्स। तो रिटर्न फाइलिंग में जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन अपन लोगों ने पढ़ा वो वाला क्वेश्चन, रिलेटेड रिटर्न आपका 31 दिसंबर तक, रिवाइज रिटर्न भी 31 दिसंबर तक, और अपडेटेड रिटर्न असेसमेंट ईयर खत्म होने से 4 साल तक। ये और उसके बाद फिर एक पढ़ना, किनको आधार इंटीमेशन की जरूरत नहीं, आधार इंटीमेशन की जरूरत किनको नहीं, और कहाँ कहाँ हमें स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन से जिन पे आधार ऑथेंटिकेट करना, आधार ऑथेंटिकेट। एक ये क्वेश्चन भी बन जाता है इसके अंदर कि किन लोगों को पैन कार्ड लेना पड़ता है, किन किन लोगों को पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना पड़ता है। तो देखिए अगर पैन कार्ड कंपलसरी किन के लिए हो जाता है, भाई जिनकी इनकम बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट को क्रॉस कर जाए उन्हें पैन कार्ड लेना पड़ता है 31 मई ऑफ असेसमेंट ईयर से पहले पहले। ठीक है। या फिर अगर आपको लगता है कि आपका बिजनेस का टर्नओवर 5 लाख को एक्सीड कर, बिजनेस का टर्नओवर विल एक्सीड 5 लाख, तो फिर आपको पैन कार्ड लेना पड़ेगा साल खत्म होने से पहले पहले। या फिर जैसे मान लो कि आप कोई बिजनेस नहीं कर रहे हो, आपने कोई एंटिटी बना रखी है, उसमें कुछ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होगा, कोई लोन ले लिया या कुछ भी शेयर्स वगैरह इशू कर दिए, और वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन 2.5 लाख या उससे ज़्यादा के हो, तो आपको पैन कार्ड लेना पड़ेगा। और उस एंटिटी के, जैसे उस कंपनी के बस कंपनी बना के रखी, कुछ काम नहीं कर रही है, लेकिन उसमें कुछ एक दो ट्रांजेक्शन आप लोगों ने कर लिए, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर लिए, कैपिटल इंट्रोड्यूस या कुछ तो भी लोन वगैरह आपने काम कर लिया, तो उस केसेस में आपको पैन कार्ड लेना पड़ेगा, और उसके सारे डायरेक्टर्स पार्टनर्स को पैन कार्ड लेना। ठीक है। या फिर एक और एक चीज़ है, आप करंट अकाउंट ओपन करना चाह रहे हैं, उस करंट अकाउंट में डिपॉजिट विड्रॉ करना चाह रहे हैं 20 लाख या उससे ज़्यादा के, तो आपको वो करने से 7 दिन पहले पहले पैन कार्ड लेना। ये 5 ऐसे केसेस है जहाँ आपको पैन कार्ड लेना। तो ये जो मैंने आपको ऊपर लिखा ना, ये क्वेश्चंस है, ये बताओ, हो सकता है इसमें से 4 नंबर पढ़ते नहीं है लोग, कितना भी बोल दो, बट जब टोटल इनकम का क्वेश्चन देखते हैं और टोटल इनकम के बाद आपको टाइम सेव करने वाला 4 नंबर, इसको आता है वो कर पाएगा। और क्वेश्चंस लिमिटेड है, आप खुद देखो कितने लिमिटेड है। रिटर्न किन फाइल करना है, पहले रिलेटेड रिटर्न कब तक भर, रिवाइज रिटर्न कब तक भर सकते हैं, रिटर्न के बस इसमें 4 साल टैक्स पे करना है, आधार किन को इंटीमेट नहीं करना ये आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, और कब कब आधार ऑथेंटिकेट करना है, ऑथेंटिकेट तो वो जमा करना है कैश, विड्रॉ करना है कैश, और करंट अकाउंट वगैरह ओपन करना है, उस केस के अंदर आपको आधार ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा, ओटीपी आएगा आपके पास, ओटीपी से वेरिफिकेशन होगा। ठीक है। बच्चों मैंने आप कल 4 चैप्टर करवा दिए थे, अदर सोर्स, डबिंग और सेट। आज मैंने आपको थोड़ा सा कैपिटल गेन्स के बारे में बताया, सैलरी के बारे में बताया, रिटर्न ऑफ इनकम के बारे में, हल्का सा हाउस प्रॉपर्टी के बारे में, और लाइक हमारे पांचों हेड एक बार के हो चुके हो। तो मैंने कैपिटल गेन, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी आपको ऑलरेडी अलग से रिवाइज करवा दिया था। ठीक है। और स्लोली रिवाइज करना है और करना है तो चैनल पे मैंने आपको अपलोड कर ही रखा है पूरा मैराथन, जहाँ पे हमने बहुत चीज़ें स्लोली डिस्कस भी करी। तो हाउस प्रॉपर्टी का एक बार और हम देख, यार हाउस प्रॉपर्टी सबसे इजी चैप्टर है, लेकिन सबसे डिफिकल्ट एग्जाम में यही चैप्टर, यू विल फेस हाउस प्रॉपर्टी। कि बच्चा एक ही
वो क्या करते हैं, हाउस प्रॉपर्टी भी दी, असेट्स भी किराए पे दे दी, दूसरी असेट्स वगैरह सब किराए पे दे दी, तो अदर सोर्सेज भी लग गया वहाँ कंफ्यूज। या फिर वो क्या करते हैं, प्रॉपर्टी को बोलते हैं कि 3 फ्लोर है, 3 फ्लोर में एक में रह रहा है, एक में बिजनेस कर रहा है, और एक सबको किराए पे चढ़ा दिया और फिर P&L बना के दे दिया। तो कुछ खर्चे जो उसने क्या कर रखे होते हैं पूरी बिल्डिंग के, वो कहाँ डाल दिए होते हैं, P&L में। बट जो उसके फ्लोर से रिलेटेड खर्चा है जहाँ पे वो बिजनेस कर रहा है, वही खर्चा कहाँ पर आता है, P&L वगैरह। थोड़ा ध्यान रखना बच्चे। मैंने आपको पहले ही कहा है, जैसे हाउस प्रॉपर्टी दिखे, हाउस प्रॉपर्टी का पहले फॉर्मेट बना ले, तो एक सेल्फ ऑक्यूपाइड देगा, एक लेट आउट देगा, तो आप बना के रख लीजिए। टोटल इनकम में जब आता है तो जनरली वो ऐसा करते हैं, ठीक है। तो यार हाउस प्रॉपर्टी का चार्जिंग सेक्शन है, आप हाउस प्रॉपर्टी होनी, आप उसके ओनर होने चाहिए। अगर आपने उसमें अपना बिजनेस कर रखा है तो फिर उस केसेस में हाउस प्रॉपर्टी हेड अप्लाई नहीं होगा। मतलब जिस फ्लोर पे ऊपर आप बिजनेस प्रोफेशन कर रहे हो उस पे हाउस प्रॉपर्टी हेड अप्लाई नहीं होगा। हाउस प्रॉपर्टी हेड अप्लाई नहीं होगा, इसका मतलब उस फ्लोर के जो भी खर्चे होंगे वो आपके पीजीबीपी में ही कंसिडर किए जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी बातें थी, थ्योरेटिकल बातें मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। डीम्ड ऑनर, तो यार ये डीम्ड ऑनर का कॉन्सेप्ट ये है कि डीम्ड ऑनर का कॉन्सेप्ट ये है कि यार ऑनर के लिए टैक्सेबल होता है, कभी कभी ऑनर कोई और होता है, माना कोई और जाता है। तो अगर आपने हाउस प्रॉपर्टी विदाउट एडिक्वेट कंसिडर हाउस को ट्रांसफर कर दी हो या माइनर चाइल्ड को ट्रांसफर, केसेस के अंदर जो ट्रांसफरर होता है वही डीम्ड ओनर माना जाता है। कल अपन ने क्लबिंग पढ़ा था, तो क्लबिंग के अंदर मैंने आपको ये बोला था कि असेट ट्रांसफर टू स्पाउस विदाउट कंसिडरेशन या विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, वहां पर जो मैंने असेट्स बोली थी उस हाउस प्रॉपर्टी इंक्लूडेड नहीं थी, कि हाउस प्रॉपर्टी जब स्पाउस को ट्रांसफर करेंगे और विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन करेंगे तो जो भी इनकम हो रही होगी वो क्लब नहीं, ट्रांसफरर को ही क्या माना जाएगा, डीम्ड ओनर। लेकिन डिबेंचर्स के लिए देन सेक्शन 64 ऑफ क्लबिंग्स अप्लाई हो जाएंगे। माइनर सन के लिए भी याद रखना, माइनर सन के लिए असेट ट्रांसफर करते हैं तो माइनर सन की जो भी इनकम होती है वो क्लब होती है, लेकिन माइनर सम की हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है वो भी विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन हमने ट्रांसफर करी है, तो जो इनकम होती है उसमें फादर को ही डीम्ड ओनर माना जाता है, तो क्लबिंग का सवाल ही नहीं उठता, उसमें क्लबिंग का सवाल नहीं उठता। लेकिन हाँ, ये माइनर मेरी डॉटर यहाँ पे कवर्ड नहीं होता, मतलब हाउस प्रॉपर्टी किसको ट्रांसफर करी, माइनर मेरी डॉटर को विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, तो डीन ओनर का पॉइंट एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन अब माइनर मेरी डॉटर को रेंटल इनकम हो रही है वो कि विदाउट एफर्ट्स है, तो माइनर मैरिड होने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनर है तो इनकम पेरेंट्स में क्लब करेंगे, और जब क्लब करेंगे माइनर मेरी डॉटर की इनकम, उसके अंदर 1500 रुपए की एग्जाम्शन देंगे। मतलब सन के केस में 1500 रुपए की एग्जाम्शन नहीं, और डॉटर के केस में 1500 रुपए की आपको एग्जाम्शन मिल जाएगी। होल्डर ऑफ इम्पार्शियल असेट्स को डीम्ड ओनर माना जाता है, काम की चीज नहीं है इस टाइम पे कि आप किसी कंपनी के शेयर होल्डर हो, मेंबर हो, और उस वजह से आपको हाउस प्रॉपर्टी में रहने की परमिशन मिल रही है, तो भले ही वो हाउस प्रॉपर्टी कंपनी के नाम पे आपको ही ओनर माना जाएगा, कोई सेंस टाइम के ऊपर। अगर आपको पार्ट परफॉर्मेंस हुआ, पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, पार्ट परफॉर्मेंस का मतलब ये है मैंने पैसे ले लिए, घर दे दिया, उसको पोजीशन मिल गया, रजिस्ट्री मेरे नाम पे ही है, रजिस्ट्री करवा लेंगे, ऐसा कुछ ट्रांजैक्शन हुआ है, तो भले ही रजिस्ट्री मेरे नाम पे है बट उसको तो पोजीशन वगैरह मिल चुका है, मुझे पेमेंट मिल चुका है, तो उस केसेस के अंदर मुझे डीम्ड ऑनर नहीं माना जाएगा, उस पर्सन को डीम्ड ऑनर माना जाएगा। फिर अगर आप बिल्डिंग वगैरह लीज पे लेते हैं तो लेजर ही ऑनर होता है, लेसर ही ऑनर होता है। लेकिन अगर बिल्डिंग आपने 12 साल या उससे ज़्यादा के लिए लीज पे ली है तो फिर जो लीजी होगा वही डीम्ड ऑनर माना जाएगा। एग्जाम में इतना कुछ इसका काम नहीं आने वाला है, एग्जाम में ना अब थोड़ा सा इस तरीके से जाइएगा, यार देखो वो किस तरीके की, जब भी क्वेश्चन आए तो आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करें किस टाइप की प्रॉपर्टी वो आपसे पूछ, लेट आउट प्रॉपर्टी यानी किराए पे दी हुई, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी तो दोनों का कॉम्बिनेशन ही देंगे, एक प्रॉपर्टी लेट आउट है और एक प्रॉपर्टी क्या है आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, ठीक है। एक होता है पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड पार्टली लेट आउट, और एक होता है वेकेंट, पूरी तरीके से खाली प्रॉपर्टी। वेकेंट प्रॉपर्टी को आप सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लेना, वेकेंट प्रॉपर्टी को आप क्या मान लेना, अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी को आप मान लेना सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। और डीम टू बी लेट आउट, एक प्रॉपर्टी होती है डीम टू बी लेट आउट, जैसे आपको पता है कि इंडिविजुअल एचयूएफ की दो हाउस प्रॉपर्टी को हम क्या मान सकते हैं, सेल्फ ऑक्यूपाइड मान सकते हैं, उसके अलावा जो भी प्रॉपर्टी होगी उसको डीम टू बी लेट आउट मानेंगे, उसके अलावा जो भी प्रॉपर्टी होगी उसको डीम्ड टू बी लेट आउट कंसिडर किया जाएगा। यार देखो मैंने आपको कैसे बताया था जनरल फॉर्मेट फॉर कंप्यूटिंग,
ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से आप म्युनिसिपल टैक्स जो भी पे हुआ है और ऑनर ने पे किया है वो माइनस कर दीजिए, आ जाएगा नेट एनुअल वैल्यू। इसके बाद आ जाएगा स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि 30% कभी मत भूलना, और इंटरेस्ट ऑन लोन। ना लेट आउट प्रॉपर्टी के ऊपर तो याद रखिएगा कोई इंटरेस्ट की लिमिट एप्लीकेबल नहीं होती है, उससे यू विल गेट द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है। अगर आपको निकालना है जीएवी, तो जीएवी कैसे निकालते हैं? तो जीएवी निकालने के लिए मैंने आप लोगों को कहा था कि सबसे फर्स्ट हम फाइंड करेंगे एक्सपेक्टेड रेंट, दूसरा में फाइंड करेंगे एक्चुअल रेंट, थर्ड स्टेप में फाइंड करेंगे एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर, और फोर्थ में अपन माइनस करते हैं वैकेंसी। फिर है ना मेरे साथ जो आपने पढ़ा था, तो ये मैं थोड़ा सा मॉड्यूल से अलग बताता हूँ आप लोगों को, तो यहाँ ध्यान देना। जीएवी अपना दोनों में सेम आता है। एक्सपेक्टेड रेंट कैलकुलेट करते टाइम वैकेंसी नहीं पड़ता, एक्सपेक्टेड रेंट कैलकुलेट करते टाइम अनरियलाइज्ड रेंट का फर्क नहीं पड़ेगा, एक्सपेक्टेड रेंट कैलकुलेट करते टाइम सेल्फ ऑक्यूपेंसी का फर्क नहीं पड़ेगा। आपको याद रखना है एक्सपेक्टेड रेंट पूरे 12 महीने का निकालना है। लेकिन आप जब भी एक्चुअल रेंट निकालोगे तो एक्चुअल रेंट निकालते टाइम अनरियलाइज्ड रेंट का फर्क पड़ेगा, सेल्फ ऑक्यूपेंसी का फर्क पड़ेगा। मतलब जितने महीने सेल्फ ऑक्यूपाइड था, जितने महीने का अनरियलाइज्ड रेंट है, हम एक्चुअल रेंट में कंसिडर नहीं करेंगे। वैकेंसी का फर्क नहीं पड़ेगा। तो मान लो कि अगर हाउस प्रॉपर्टी 2 महीने वेकेंट थी और 10 महीने किराए पे थी, तो आप एक्चुअल रेंट याद रखिएगा मेरे हिसाब से 12 महीने का निकालना, फिर आप विच एवर इज हायर करना, विच एवर इज हायर करने के बाद आप वैकेंसी को माइनस करना, तब आप मैंने वैकेंसी को माइनस करेंगे। मैंने यहाँ पे ये चीजें लिख रखी थी, नोट्स आपके पास अवेलेबल हो जाएगा, है ना। फिर यहाँ पर म्युनिसिपल टैक्स माइनस करते हैं। म्युनिसिपल टैक्स पे लगने वाला इंटरेस्ट माइनस नहीं कर सकते। म्युनिसिपल टैक्स जो ऑनर ने पे किया है वही हम माइनस करेंगे। आ जाएगा आपका एनएवी। एनएवी अब है ना, म्युनिसिपल टैक्स बच्चे ऐसा भी दे सकते हैं, कभी वो सोरेज टैक्स बोल सकते हैं, या फिर वो कोई वाटर टैक्स बोल सकते हैं। मतलब जो भी टैक्स म्युनिसिपल अथॉरिटी ले रही है वो हम माइनस करते हैं। इंडिया हो इंडिया के बाहर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब याद रखना इंडिया के बाहर की प्रॉपर्टी का क्या करोगे? तो इंडिया के बाहर की प्रॉपर्टी, आप आर हो तो सारी प्रॉपर्टी आपके लिए क्या रहेगी? टैक्सेबल। आप RNOR हो तो या NR हो तो आपकी बाहर की प्रॉपर्टी टैक्सेबल नहीं होगी, आपकी सिर्फ इंडियन प्रॉपर्टीज ही टैक्सेबल होने वाली है। फिर है ना यहाँ पर है ना बच्चे कहाँ गलती करते हैं? एक तो ये इंटरेस्ट वाले पॉइंट में, इंटरेस्ट ऑन लोन हम माइनस करते हैं। लेट आउट में कोई इंटरेस्ट की लिमिट नहीं होती, लेकिन इंटरेस्ट में वो दो चीजें आती है बच्चे, वो हाँ पता नहीं क्या होता है बच्चों को, प्री कंस्ट्रक्शन और पोस्ट कंस्ट्रक्शन में बहुत बड़ी गलती करते हैं। प्री और पोस्ट। प्री मतलब क्या? देखो जैसे आपने लोन लिया ना, जैसे आपने लोन लिया उस दिन से आपका प्री चालू हो गया। आपने लोन लिया 1 जुलाई 23, यहाँ प्री खत्म कब होता है? प्री खत्म कब होता है? जिस साल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उससे पहले वाली 31 पे। मान लो 31 मार्च 25, मतलब आपका कंस्ट्रक्शन कहीं 25-26 में कंप्लीट हुआ होगा, तो आपको कहाँ आ जाना है? पहले वाली 31 मार्च पे। तो वहां से वहां तक का आप प्री कंस्ट्रक्शन का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो। वो इंटरेस्ट कैलकुलेट करके प्री को किससे डिवाइड कर दो? 5 से। तो प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट की रिडक्शन कितनी बार में मिलती है? 5 बार में मिलती है, 5 टाइम्स में। और पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, पोस्ट कंस्ट्रक्शन जो इंटरेस्ट होता है वो पूरा 100% अलाउड होता है। तो कभी कभी आपको ऐसा बोलेंगे कि आपने बिल्डिंग खरीदी, आपने बिल्डिंग खरीदी लेकिन आपको पोजीशन कुछ समय बाद मिला। याद रखना कुछ समय बाद मिला है ना, और फिर वो बोलते हैं कि ब्याज लगा है, तो समझ जाना कि यार वहां पर है ना कुछ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है, उसके बाद ही आपको पोजीशन मिला ना। आपने बुक तो कर लिया लेकिन आपको पोजीशन बाद में मिला, मतलब बीच में कंस्ट्रक्शन हुआ। वहां कंस्ट्रक्शन से जिस साल कंप्लीट हुआ उससे पहले वाली 31 मार्च पे प्री कंस्ट्रक्शन रहेगा। और और क्या होगा बच्चों, जैसे ना अब मान लो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड ये 5 बार में रिडक्शन मिलती है। अब मान लो किसी व्यक्ति का लोन लिया 1 जुलाई 17 में, और कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया लाइक 6 जुलाई, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया 6 जुलाई 2019 में। तो इससे पहले वाली 17 में लिया, और 31 मार्च 19 को ही उसका प्री खत्म हो गया। तो प्री यहीं खत्म हो गया था, तो इसकी 5 इंस्टॉलमेंट बनी होगी। 5 इंस्टॉलमेंट कब बनी होगी? एक तो 19-20 में, 20-21, एक 21-22 में, 22-23 में, और एक 23-24 में। हमें इससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमारे प्री खत्म हो चुके। लेकिन अगर ये 20 होता तो भी कोई दिक्कत नहीं होती। तो क्योंकि 19-20 नहीं, अपना पहला साल क्या रहता है यहाँ पे? 20-21, 21-22, 22-23, 23-24 और 24-25।
मतलब हमें क्या ध्यान रखना है अपनी एग्जाम के लिए, 25-26 चल रहा है, 25-26 में प्री तभी आएगा, 25-26 में प्री तभी आएगा जब आपका कंस्ट्रक्शन खत्म हुआ होगा 31 मार्च 2021 ऑनवर्ड्स। 2021 31 मार्च 2021 ऑनवर्ड अगर आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है तो ही आने वाला है बच्चों। ठीक है। फिर प्री कंस्ट्रक्शन देन याद रखिएगा, इंटरेस्ट माइनस करना है तो इंटरेस्ट किसी से भी ले सकते हैं, कि वो डबल ई वाला नहीं है, डबल ई वाला नहीं है कि अपन बैंक से लेंगे। फिर है ना, इंटरेस्ट माइनस करना है तो आपने लोन किसी भी लिया हो, परचेज हो सेल हो, परचेज के लिए लिया हो या फिर रिपेयर के लिए लिया हो, सबके लिए इंटरेस्ट माइनस। लेट आउट में कोई लिमिट नहीं है, सेल्फ ऑक्यूपाइड के अंदर इंटरेस्ट की आपको लिमिट मिलने वाली है। सेल्फ ऑक्यूपाइड में मैक्सिमम इंटरेस्ट आप कितना माइनस कर सकते हो, 2 लाख। दो घर है तो दोनों को मिलाकर 2 लाख माइनस कर सकते हो। और अगर आपने रिपेयर वगैरह के लिए ले रखा है तो दोनों घर का मिला के 30,000 है। एक के अंदर रिपेयर और एक के अंदर परचेज या कंस्ट्रक्शन के लिए ले रखा है तो लिमिट हायर वाली 2 लाख वाली करनी पड़ेगी। ठीक है। फिर है ना इंटरेस्ट, देखो आपने पुराना लोन चुकाने के लिए नया लोन लिया, उसके ऊपर इंटरेस्ट अलाउड है, लेकिन याद रखना इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट विल नॉट बी अलाउड। इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट अलाउड नहीं होने वाला है। फिर है ना जो आपको हाउस प्रॉपर्टी के अंदर है ना, लेट आउट में तो कोई दिक्कत नहीं आती, पूरा की पूरा इंटरेस्ट यहीं माइनस हो जाता है, पूरा की पूरा इंटरेस्ट यहीं पर माइनस। लेकिन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में 2 लाख ही इंटरेस्ट माइनस होता है, तो बचा हुआ इंटरेस्ट डबल ए या डबल ई के अंदर आपको डिडक्शन देनी पड़ेगी। और है ना बच्चों ध्यान रखना, कंपोजिट रेंट मिलेगा तो क्या करना, कंपोजिट रेंट मिलेगा हाउस प्रॉपर्टी में, सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी का रेंट टैक्सेबल, और अदर रेंट को अदर सोर्सेज में लेके जाना। अब अदर सोर्सेज में लेके चले गए अदर रेंट को, अदर रेंट को जब वहां लेके चले गए तो वहां पे अदर सोर्सेज की इनकम कैसे निकालते हैं, नेट इनकम है ना, नेट। आप जो भी खर्चे हुए हैं उस अदर सोर्सेज की इनकम पे अर्न करने के लिए, फॉर एग्जांपल आपने पावर चार्जेस लिए तो पावर चार्जेस के ऊपर आपका कुछ खर्चा भी हुआ, पावर बैकअप के मेंटेनेंस पे, पेट्रोल डीजल वगैरह जनरेटर का कुछ आपका ऊपर खर्चा हुआ, तो आप क्या कीजिएगा, वो अदर सोर्सेज की इनकम में से वो खर्चे माइनस जरूर कर। ठीक है। वो बच्चे करते नहीं है, वो दे के कैसे रखते हैं, देखो वो दे के रखते हैं कि यार पीएनएल में उन्हें क्या करा, हाउस प्रॉपर्टी का रेंट आ गया, अदर असेट्स का रेंट भी पीएनएल में क्रेडिट करके रख दिया, और यहाँ पर हाउस प्रॉपर्टी के एक्सपेंडिचर डाल दिए, और यहाँ पर डाल दिए अदर असेट्स के एक्सपेंडिचर। ठीक है। अब आपको क्या करना है, जैसे ये नेट प्रॉफिट है, ये आपका नेट प्रॉफिट है ना, तो आपने क्या कर रखा होगा, मैंने आपको जैसा बताया वैसे आपने तो फॉर्मेट बना रखा होगा, फॉर्मेट बना रखा होगा पीजी और हाउस प्रॉपर्टी का, तो आप अदर सोर्सेज का, तो नेट प्रॉफिट के अंदर ये रेंट हटा दो, ये लेस कर दो, और ये कहाँ शो कर दोगे आप, लेट आउट प्रॉपर्टी के। ठीक है। ये अदर रेंट यहाँ से लेस कर देंगे, और ये कहाँ चला जाएगा, अदर। अब यहाँ से ये हाउस प्रॉपर्टी के एक्सपेंडिचर यहाँ से तो हटा देंगे, यहाँ से हटा देंगे, लेकिन यहाँ से हटाने के बाद हाउस प्रॉपर्टी में याद रखना, लेट आउट प्रॉपर्टी में एक्चुअल खर्चे माइनस नहीं होते, कितना माइनस करते हैं, 30%। और ये अदर असेट्स के एक्सपेंसेस आप हटाकर अदर सोर्सेज में जब आप लिखेंगे, अदर सोर्सेज में जो रेंट लिखेंगे वो माइनस करना, थोड़ा सा इस बात का ध्यान रख। अदरवाइज तो हाउस प्रॉपर्टी में इतना, हाउस प्रॉपर्टी का सिर्फ अगर हाउस प्रॉपर्टी का ही क्वेश्चन होगा तो कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन हाउस प्रॉपर्टी में जब वो दूसरे चैप्टर को मिक्स कर देते हैं तो थोड़ा सा बच्चों को दिक्कत आने लग जाती है। बट जिस बच्चे ने पहले से फॉर्मेट बना के रखा होता है, अब पहले नहीं तो एक गलती तो यही करता है बच्चा कि हाउस प्रॉपर्टी है तो पहले हाउस प्रॉपर्टी को पूरा सॉल्व कर रहा है, फिर वापस से क्वेश्चन पढ़ रहा है, फिर पीजीवीपी को सॉल्व कर रहा है, वहाँ कन्फ्यूजन में बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं। वो मिस्टेक आप लोग ना करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है। वापस बता दूं, देख एक्सपेंस वाला ट्रीटमेंट, हाउस, ये रेंट है यहाँ से हटाया और कहाँ चला गया, हाउस प्रॉपर्टी में। अदर रेंट यहाँ से हटाया, कहाँ चला गया, अदर सोर्स। ठीक है। फिर हाउस प्रॉपर्टी का एक्सपेंस यहाँ से हटा, ये कहाँ चला गया, कहीं नहीं, कि हाउस प्रॉपर्टी में तो स्टैंडर्ड 30% की डिडक्शन मिल जाएगी। हाँ अगर म्युनिसिपल टैक्स हुआ तो यहाँ से हटेगा और म्युनिसिपल टैक्स वगैरह से माइनस हो जाएगा, और अदर असेट्स का है तो यहाँ से हटाया था हम,
ठीक है। तो यार बच्चों, आई थिंक इट्स इनफ। मैंने आपको सारे हेड्स जो थे एक बार के लिए थोड़ा सा बोल दिया, हेड्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने बता दिए। एंड क्लबिंग सेट ऑफ वगैरह मैंने आपको रिटर्न ऑफ इनकम करके कुछ बता दिया। तो एक बार का तो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है ऐसा। बाकी डिटेल में आपको देख चैनल पे आपके पास अवेलेबल है ही सही। यहाँ पे मैंने सारे चैप्टर्स ऑलमोस्ट एक एक घंटे के और पीजी 2 घंटे का है, और थोड़ा डिटेल में आपको वहाँ पर एक्सप्लेन किया है। ठीक है। नहीं हम लोग